सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग केमिस्ट्री के सेशन में जो अगला वीडियो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं जिनकी खोज हुई है, अभी वर्तमान में टोटल 118 तत्व हैं। लेकिन कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल का मतलब तत्वों का वर्गीकरण किया गया, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया, उसका एक सीक्वेंस है। 4 चीज़ पढ़ना है। सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल बनाया उनका नाम था डोबेराइनर। डोबेराइनर जो है उन्होंने ट्राइड बनाया, त्रिक का नियम। ठीक है, 3 एलिमेंट को सजाया 1829 में और सबसे प्रथम प्रयास इन्होंने किया था। उस समय टोटल 31 तत्व खोजे जा चुके थे। उनके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है चेनकोर्टोइज़ ने 1862 ईस्वी में बेलनाकार आवर्त सारणी बनाई। ठीक है, चेनकोर्टोइज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है कि इन्होंने बेलनाकार आवर्त सारणी बनाई है 1862 में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। अगला है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने 1865 में यानी कि 1862 के 3 वर्ष के बाद इन्होंने तत्वों को सजाने का एक तरीका ढूंढा, जो तरीका था संगीत के सुरों से तुलना करके। ठीक है, संगीत का जो सुर होता है उससे तुलना की थी इन्होंने। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम। ठीक है, और न्यूलैंड्स के समय तक टोटल 56 तत्व खोजे जा चुके थे, 56। ठीक है, इसके बाद आते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करें तो 1869 में 1869 ईस्वी में मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार की थी। उस समय टोटल 63 तत्व यानी कि 63 तत्व खोजे जा चुके थे। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछता है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है किस नियम पर आधारित थी। तो इनकी आवर्त सारणी जो थी वो लॉथल मायर साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था, निष्कर्ष निकाला था। तो लॉथल मायर का 1868 में यानी कि इनसे 1869 के 1 वर्ष पहले 1868 में लॉथल मायर का एक्सपेरिमेंट होता है। उस एक्सपेरिमेंट का एक कंक्लूजन था, निष्कर्ष था। उस निष्कर्ष पर बेस्ड है मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो ये भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा चुका, बिहार दरोगा में भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि 1913 में आया था, जिनको लाने वाले थे मोसले। ये सबसे लास्ट है, सबसे मॉडर्न यही है। इसे हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। और ये आपका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या पर आधारित था। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है या ये जितना भी है, ये तीनों डोबेराइनर हो गया, चाहे चेनकोर्टोइज़ हो गया या न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हो गया, ये तीनों आपका परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, एटॉमिक वेट पर आधारित है। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर आधारित है। ठीक है, तो ये तो था बेसिक डिटेल पीरियोडिक टेबल का, और यही 4 चीज़ पढ़ना है। और इसमें से ये 2 को, मेंडलीव और आधुनिक आवर्त सारणी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। और आधुनिक आवर्त सारणी समझिए 50% है इस चैप्टर का, और ये तीनों 50% है। तो आपको समझना है, इसी पे पूरा पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। तो चलिए बिना लेट किए आगे सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले है डोबेराइनर का त्रिक का नियम, डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड। ये सबसे पहला है। इनके समय तक टोटल 31 तत्व ज्ञात थे, खोजे जा चुके थे। अब 31 तत्व में ज़्यादा तत्व तो है नहीं, तो ये सजाएंगे क्या, बहुत कम सजाए। ठीक है, इन्होंने कुछ तत्वों जिनके गुणधर्म प्रॉपर्टी समान हैं उसको एक साथ रखा, 3-3 का ग्रुप बना के रखा। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड तत्व का जो परमाणु भार था, एटॉमिक वेट था, वो सेकेंड तत्व का परमाणु भार बताएगा। यानी कि देखिए, ये इन्होंने क्या किया कि एटॉमिक वेट जो था वो सेकेंड टर्म का, जैसे इन्होंने ऐसे सजाया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3-3 का ग्रुप बना लिया। उसी तरह कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। ठीक है, उसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसी तरह सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। ठीक है, टोटल 4 को त्रिक बनाया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डोबेराइनर जो है टोटल कितना त्रिक बनाया, तो 4 त्रिक बनाया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 1 त्रिक हो गया, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम 1 त्रिक हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 1 त्रिक हो गया, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम 1 त्रिक हो गया। टोटल 4 त्रिक बनाया। अब त्रिक एक जो ये जो त्रिक है, ये पहला त्रिक हो गया इनका। ये बीच वाला जो एलिमेंट है सोडियम, ये फर्स्ट और थर्ड का एवरेज होगा, यही बोलता है। देखिए,
एटॉमिक वेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए कर लीजिए, 7 और 39 को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज हो जाएगा। 39 और 7 हो गया 46/2, कितना आ गया 23। देखिए इसका वेट आ गया 23, यानी कि जो बीच वाला का वेट होगा वो पहला और तीसरा का एवरेज के बराबर होगा। उसी तरह इसमें ले लीजिए 40 और 137 कितना हो गया 177/2। 40 और 137 कितना हो गया 177/2, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 8 16, 1 7 2 8 16 1 0, 88.5, लेकिन लगभग 88 आ गया। तो यही बोलता है डोबेराइनर का ट्राइड नियम। ठीक है, और कुछ पढ़ना है डोबेराइनर के बारे में तो देखिए और क्या पढ़ सकते हैं। प्रत्येक त्रिक का गुणधर्म समान होगा, यानी कि लिथियम सोडियम पोटेशियम इस तीनों का गुणधर्म समान होगा। कैसे गुणधर्म समान होगा, इस तीनों का वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी 1 है। ये तीनों मेटल हैं, ठीक है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ठीक है, और ये तीनों मोस्ट रिएक्टिव भी हैं। और देखिए गुणधर्म को समान करने का मतलब है कि तीनों का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होगा। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ सकता है घट सकता है। ठीक है चलिए आगे आते हैं। अगला है डोबेराइनर ने कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक के रूप में प्लैटिनम को खोजा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहला डिस्कवर्ड कैटलिस्ट कौन था। कैटलिस्ट होता क्या है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का रेट को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे, तो यही काम है कैटलिस्ट का। तो डोबेराइनर ने कैटलिस्ट के रूप में प्लैटिनम का खोज किया, और प्लैटिनम जो पहला डिस्कवर्ड कैटलिस्ट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपसे पहला वाला जो रहता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हम लोग का बीपीएससी का एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट मानव निर्मित तत्व, मानव निर्मित तत्व, और इसका नाम है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम शॉर्टकट में लिखते हैं टीसी, एटॉमिक नंबर होता है 99। कौन सोचा था ये पूछ देगा, तो भाई पहला वाला जो भी रहता है वो पूछ देता है आपसे एग्ज़ाम में चलिए, तो हम लोग का जो पहला था डोबेराइनर का ट्राइड ये ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं चेनकोट टॉयज, उसके बाद न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव्स, फिर मेंडलीव पे जाएंगे। चेनकोट टॉयज का बात करते हैं तो 1962 ईस्वी में ये इन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी। बस इतना ही पढ़ना है कि इन्होंने एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में बेलनाकार आवर्त सारणी बनाई। तो आपसे पूछ देगा कि कौन साइंटिस्ट था जिन्होंने बेलनाकार आवर्त सारणी बनाई थी, चेनकोट टॉयज। और चेनकोट टॉयज ने कैसी आवर्त सारणी बनाई थी, बेलनाकार। यही क्वेश्चन पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछ सकता है चलिए आगे आते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, यानी कि न्यूलैंड के अष्टक का नियम। ठीक है, अष्टक का नियम क्यों बोलते हैं वो भी आपको समझा देंगे। जब न्यूलैंड थे, जिस समय इन्होंने ये खोज किया था, पीरियोडिक टेबल बनाया था अपना, उस समय 56 तत्व ही ज्ञात थे, 56। ये क्वेश्चन पूछता है, उसके समय था 31, इसके समय 56। ठीक है, और इसके समय 63 था, मेंडलीव के समय 63। तो ये सब आपको याद रखना है। जब नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन रहा था 114 था। ठीक है, ये सब आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इसके समय जो 56 तत्व ज्ञात थे, पहला तत्व कौन था, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, और लास्ट तत्व थोरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 90। तो पहला और लास्ट आपको याद रखना है, पहला था हाइड्रोजन, लास्ट था थोरियम। चलिए आगे आते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जिस तरह हमारा संगीत होता है, इंडियन म्यूजिक है ना, या वेस्टर्न म्यूजिक, संगीत का 7 गो सुर होता है, सा रे गा मा पा धा नी, हो गया 7, फिर सा, वापस सा आ जाता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, उसी तरह वेस्टर्न म्यूजिक में क्या होता है, डो रे मी फा सो ला टी डो। तो 8वां सुर रिपीट करता है, फिर 8वां लेंगे। मान लीजिए हम रे से स्टार्ट करें, रे से, रे गा मा पा धा नी सा रे, फिर रे पे ही खत्म होगा। यानी कि प्रत्येक 8वां तत्व जो है, 8वां तत्व वो रिपीट होगा। देखिए गा से स्टार्ट कीजिएगा तो 8 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी गा को भी लीजिएगा ना, गा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ पर गा आ जाएगा। यानी कि प्रत्येक 8वां तत्व जो है
वो संगीत का सुर में सेम होता है। उसी तरह जब एटॉमिक एलिमेंट का बात करेंगे, उनको बढ़ते हुए परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट के अनुसार से सजाएंगे, तो प्रत्येक 8वां एलिमेंट जो होगा उसका क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज, गुणधर्म समान हो जाएगा। जिस प्रकार संगीत में प्रत्येक 8वां सुर पहले सुर के समान होता है, ठीक है, जैसे सा है 8 बार जोड़ देंगे तो फिर सा आ जाएगा। उसी तरह यदि पदार्थों को, पदार्थ नहीं तत्व होना चाहिए था, पदार्थ की जगह इसको काट के तत्व कर देते हैं, ठीक है। यदि तत्वों को, ठीक है, तत्वों को, ठीक, तत्वों को बढ़ते परमाणु भार इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर सजाएंगे, तो प्रत्येक 8वां तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के बराबर होगा। इन्होंने सजाया, देखिए इतना एलिमेंट ही इन्होंने सजा पाया। था कितना तत्व? 56 गो था। देखिए यहाँ पे है ना लिखा हुआ 56 तत्व था, लेकिन सजाया कितना? 1 2 3 4 5 6 7 दूनी 14 15 16 तत्व को मात्र सजा सके। तो कमी तो था, 56 तत्व में 16 ही सजा सके। देखिए लिथियम में 8 जोड़ेंगे तो सोडियम, सोडियम में 8 जोड़ेंगे पोटेशियम, तीनों का गुणधर्म सेम है। और ये हमको लगता है डोबेराइनर का ट्राइड में भी था ये तीनों। और देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसको भी सजाया। बोरोन और एल्यूमिनियम, इसको भी सजाया। कार्बन, सिलिकॉन को भी सजाया। अब देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ये हैलोजन ग्रुप में आता है। जिसमें भी 8 जोड़िएगा उसका प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा। तो ये बताया था किसने? न्यूलैंड्स ने बताया था। अब देखिए इसका ड्रॉबैक क्या है, कमी क्या है? कमी ये है, यह नियम सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक लागू था। कैल्शियम के बाद ये नियम फेल कर जा रहा था। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इतना ही तक लागू था। इसके बाद ये फेल कर गए, ठीक है। देखिए इनके नियम में नए तत्वों के लिए कोई जगह नहीं थी, यानी कि बाद में जो नया तत्व का खोज होगा उसके लिए कोई जगह ही नहीं दिया था। इनके समय तक अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। बोले तो नया तत्व के बारे में बताया ही नहीं, तो इनर्ट गैस के बारे में कुछ बोला ही नहीं। इनर्ट गैस की खोज करने वाले कौन थे? रैमजे ने खोज किया था इनर्ट गैस का। और ये इनर्ट गैस पर लागू होता ही नहीं था, इसलिए इस पर लागू नहीं था। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। और इनर्ट गैस को मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में जगह मिल गया था, इसलिए मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इससे बेटर था, बहुत बढ़िया था। अब देखिए इसका नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू था, कैल्शियम तक ही लागू था। ये भी बात को आपको याद रखना, कैल्शियम तक ही लागू था। अब बात करते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकेल। जब देखिएगा आयरन, कोबाल्ट और निकेल, इसका सेम गुणधर्म होता है, गुणधर्म प्रॉपर्टी समान होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि कोबाल्ट और निकेल को एक साथ रख दिया, आयरन को अलग कर दिया। आयरन को कोबाल्ट और निकेल से अलग कर दिया। कोबाल्ट और निकेल को तो रखा एक साथ, इनको नहीं रखा। तो ये एक इसका ड्रॉबैक था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। चलिए अब आते हैं अगला, मेंडलीफ का आवर्त सारणी, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। 2 ही बचा है, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये दोनों लंबा है और यही दोनों इंपॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल 1869 में बना था और इसके 1 साल पहले 1868 में लॉथल मायर का एक एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट के कुछ निष्कर्ष थे, कंक्लूजन थे, उसी पर बेस्ड था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। यानी कि मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है 1868 के लॉथल मायर के एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन पर बेस्ड है। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से रिपीट हो गया ये। इसके समय कुल 63 तत्व ज्ञात थे, तो फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आया था डोबेराइनर, ठीक है। डोबेराइनर के त्रिक का नियम, त्रिक के नियम में था 31 तत्व ज्ञात, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड का अष्टक का नियम, उसके समय 56 तत्व ज्ञात था। अब आ गया मेंडलीफ, ठीक है। मेंडलीव के समय में 63 तत्व ज्ञात थे। तो ये आपको याद रखना है, 63 तत्व ज्ञात थे। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। पहला तत्व हाइड्रोजन, लास्ट तत्व यूरेनियम 92। देखिए जब वही अगर न्यूलैंड का बात करते थे, वहाँ लास्ट तत्व क्या था? थोरियम था, 90, थोरियम 90 था। यहाँ पर 2 एलिमेंट बढ़ गया, यूरेनियम 2 नहीं और भी बहुत सारा एलिमेंट बढ़ा, बीच बीच में नए नए एलिमेंट की खोज हुई। तो टोटल 56 से 63 हो गया, यानी कि 7 तत्व नया खोजा गया। और इन्होंने बहुत तत्वों को अच्छे तरीके से सजाया। मेंडलीव का जो आवर्त नियम है, पीरियोडिक लॉ, वो क्या है? पीरियोडिक लॉ कहता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं
वो उनके परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट के आवर्ती फलन होता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके पीरियोडिक फंक्शन होता है। यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी कि ये कह रहे हैं कि यदि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया, यानी कि जिसका परमाणु द्रव्यमान 1 है उसको पहले रखा, 2 को बाद में रखा, बढ़ते हुए क्रम में रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या हुआ कि इस प्रकार और बढ़ते हुए क्रम में रखा और एक टेबल बना दिया। वही पीरियोडिक टेबल को बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और परमाणु जो है अपने आप समान गुणधर्म वाला एक टेबल में, एक ग्रुप में, एक पीरियड में अरेंज हो गया। और इन्होंने जो टेबल बनाई उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी थी, क्षैतिज रेखाएं, पीरियड 7 थी। यानी कि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, क्षैतिज रेखाएं, उसको बोलते हैं पीरियड, आवर्त। और टोटल आवर्त की संख्या थी 7। याद रखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, MPT मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी आपका पीरियड 7 ही है। वर्टिकल लाइंस जो ऊपर से नीचे की रेखाएं आती है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो ऊपर से नीचे की रेखाएं आती है, उसको बोलते हैं ग्रुप्स, स्तंभ, या इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में समूह भी बोलते हैं। ठीक है। और टोटल ग्रुप है 9। मॉडर्न में कितना है, इसी का डबल कर दीजिए 18। ये तो 7 है, ये 9 है, लेकिन मॉडर्न में ये 18 है। चलिए आगे आते हैं। सभी ग्रुप्स 1 से 7 को सब ग्रुप A और B में डिवाइड किया गया है। जितना भी ग्रुप इन्होंने बनाया है 1 से 7 को फिर सब ग्रुप A और B में, जैसे कि 1A 1B, फिर 2A 2B, फिर 3A 3B, ऐसे करके सजा दिया है ना। 1 से 7 जैसे कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इसको सब ग्रुप A और B में डिवाइड किया। जैसे देखिए तो समझा देते हैं इसमें कैसे समझिएगा। ये देखिए A हो गया, B हो गया, A हो गया, B हो गया, A हो गया, B हो गया, 2 ग्रुप में डिवाइड है ना सब ग्रुप। इसमें देखिए इस ग्रुप में यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो A हो गया, B हो गया, A हो गया, B हो गया, A हो गया, B हो गया, A हो गया, B हो, उसी तरह ये A B ऐसे करके 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया A और B में। ठीक है। ग्रुप नंबर डिनोट इट्स वैलेंसी। जो ग्रुप नंबर है वो उसका वैलेंसी डिनोट करता है, संयोजकता। वैलेंसी क्या होता है, लास्ट सेल में, ठीक है, लास्ट जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन जितना होगा वही उसका वैलेंसी होगा। जैसे क्लोरीन का बात करें, एटॉमिक नंबर है 17, तो 2, 8 और 7, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 7। तो इसलिए क्लोरीन 7 ग्रुप में होगा। देखिए 7 ग्रुप में है क्लोरीन, क्योंकि जो नंबर डिनोट कर रहा है रोमन, वो उसका वैलेंसी डिनोट कर रहा है। वो उसका क्या डिनोट कर रहा है, वैलेंसी। यही बोलता है ग्रुप नंबर डिनोट इट्स वैलेंसी। जीरो ग्रुप किसको बोलते हैं, ये जो आपका ये जीरो ग्रुप है, ये जीरो ग्रुप बोलते हैं इनर्ट गैसेज को। ठीक है। जीरो ग्रुप डिनोट्स इनर्ट गैसेज। ठीक है, जो अक्रिय गैस है, शून्य स्तंभ, इसको शून्य स्तंभ भी बोलते हैं, अक्रिय गैसों को दर्शाता है। और अक्रिय गैस के खोजकर्ता कौन है, रैमजे। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इन्होंने, ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, अच्छे से देख लीजिए। ये हो गया यहाँ पे आपका जीरो ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, जीरो ग्रुप में इन्होंने अक्रिय गैसों को दर्शा दिया। फिर यहाँ पे आया ग्रुप 1। ठीक है, ग्रुप 1, और ये 1A 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 1B 1B, ठीक है, ऐसे करके दर्शाया इन्होंने। 1A 1B करके दर्शाया। फिर 2 है तो 2A 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 2B 2A 2B 2A 2B, ऐसे करके डिवाइड हो गया। तो ये हो गया आपका ग्रुप 1 से 7 को सब ग्रुप A और B में डिवाइड किया। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो उसमें सब कंपैरिजन करके बताएंगे मेंडलीव का मॉडर्न से, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या, खासियत क्या है पीरियड में, यानी कि आवर्त में जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, यानी कि लेफ़्ट से राइट जब हम लोग जाएंगे तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज होगा। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और ऊपर से नीचे आएंगे तो भी इंक्रीज होगा, लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो भी इंक्रीज होगा। यानी कि पीरियड में जब लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक वेट इंक्रीज होगा, और ग्रुप में टॉप से बॉटम में यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो भी एटॉमिक वेट इंक्रीज करेगा। उसके बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ परमाणु भार भी बढ़ेगा।
यानी कि जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हम लोग आगे, हाइड्रोजन के बाद ऐसे बढ़े, फिर हीलियम, फिर ऐसे बढ़े, फिर ऐसे बढ़े, फिर ऐसे बढ़े, फिर ऐसे बढ़े। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एटॉमिक मास भी बढ़ेगा, ठीक है, परमाणु भार बढ़ेगा। लेकिन इसका अपवाद है, कहीं कहीं ज़्यादा परमाणु भार वाले एलिमेंट को पहले रखा गया है। लेकिन हम लोग पढ़े क्या है, मेंडलीव जो है, मेंडलीव सजा है बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर। लेकिन कहीं कहीं देखिएगा कोबाल्ट को निकेल से पहले रख दिया है। देखिए यहाँ पे कोबाल्ट और निकेल, देखिए कोबाल्ट को निकेल से पहले रख दिया है। कोबाल्ट का परमाणु भार है 58.9, निकेल का परमाणु भार है 58.7। तो ये कैसे हो गया, हम लोग तो पढ़ रहे, देखिए सब जगह 4 के बाद उससे बढ़ा, उससे बढ़ा, उससे बढ़ा, बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाए हैं। लेकिन यहाँ पर आके फेल कर गया कोबाल्ट और निकेल में, कोबाल्ट और निकेल में वो फेल कर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक भार जो है वो एटॉमिक भार उल्टा कर दिया है। ज़्यादा एटॉमिक भार वाले को, जैसे कोबाल्ट का एटॉमिक भार ज़्यादा है, उसको पहले रख दिया है निकेल से, जबकि निकेल पहले होना चाहिए था। यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और क्या है, आर्गन को पोटेशियम से पहले रख दिया। देखिए आर्गन और पोटेशियम कहाँ गया, यहाँ देखिए आर्गन का भार है 40, पोटेशियम का 39.8। चूँकि कम भार वाला पहले होना चाहिए था, तो यहाँ पर भी गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी नहीं है, ये परमाणु भार के अनुसार से सजाए हैं इसलिए गड़बड़ी है। यदि परमाणु संख्या के आधार पर सजाते तो कोई गड़बड़ी नहीं होता, ठीक है। ये गड़बड़ी की है क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, ये कि यहाँ पढ़िए, तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है। भार के अनुसार से सजाए हैं, एटॉमिक वेट के अनुसार से सजाए हैं। अगर एटॉमिक नंबर के अनुसार से सजाते तो ये अपने आप सही हो जाता। अगला देखिए टेलुरियम और आयोडीन। देखिए टेलुरियम और आयोडीन, यहाँ देखिए टेलुरियम और आयोडीन। टेलुरियम का एटॉमिक वेट 128, आयोडीन का 127, ऊपर नीचे हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि ये इन एटॉमिक वेट के अनुसार सजाए हैं और एटॉमिक वेट जो है वो सही नहीं है किसी भी पीरियोडिक टेबल को सजाने के लिए। आगे आइए, और क्या इनका लिमिटेशन क्या? हाँ एक चीज़ और, प्रथम कृत्रिम बनाया गया तत्व, पहली बार किसी तत्व को कृत्रिम बनाया गया, उनका नाम है टेक्नीशियम Tc। और टेक्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 99 होता है, ठीक है। ये बीपीएससी का प्री में पूछा गया था, 70th बीपीएससी के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में तैयार किया गया था उसका नाम था यूरिया, और यूरिया में 47% नाइट्रोजन होता है, ये तो सबको पता होगा। आगे आता है लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है, पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशन क्या है, कमी क्या है? इसमें कमी ये है कि हाइड्रोजन का जो करेक्ट पोजीशन है उसको नहीं दिखाया गया। देखिए हाइड्रोजन को देखिए सबसे ऊपर कहीं पे रख दिया है, ना इस पीरियड में है ना इस पीरियड में है, अकेला है बेचारा हाइड्रोजन, आवारा है सबसे अलग, ठीक है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व बोला जाता है, आवारा तत्व। क्यों? क्योंकि इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इसको जगह नहीं मिला है सही। करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट असाइंड। इसको ग्रुप फर्स्ट ग्रुप में भी रखा जा सकता है, 7th ग्रुप में भी रखा जा सकता है, दोनों काम। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन जो है एक एलिमेंट को एक्सेप्ट कर भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट भी कर सकता है। यानी कि हाइड्रोजन जो है प्लस भी बना सकता है, हाइड्रोजन माइनस भी बना सकता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों ग्रुप में रह सकता है, पहला ग्रुप में 7th ग्रुप में। इसलिए हाइड्रोजन का पोजीशन जो है वो कंट्रोवर्सी है। कुछ समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग ग्रुप में रखा गया, जैसे कॉपर और मरकरी का सेम गुणधर्म है उसको अलग रखा गया है। गोल्ड और प्लेटिनम को अलग रखा गया। देखिए कॉपर और मरकरी देख लीजिए पहले, मरकरी कहाँ चला गया, मरकरी, और कॉपर कहाँ चला गया, यहाँ देखिए अलग ग्रुप में हो गया ना, ये ग्रुप 2 में हो गया, ये ग्रुप 3 में हो गया। अगला देखिए गोल्ड और प्लेटिनम, प्लेटिनम कहाँ गया, प्लेटिनम कहाँ गया भाई, प्लेटिनम पीटी, यहाँ देखिए गोल्ड यहाँ है, प्लेटिनम यहाँ है, अलग ग्रुप में, जबकि ये तीनों सेम ग्रुप में है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखिएगा गोल्ड और प्लेटिनम एक ही ग्रुप में है, ग्रुप 11 में है ना, 11 में होगा शायद मेरे हिसाब से। अब देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी में सबसे बड़ा डिफेक्ट, सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या है, इसमें आइसोटोप को कोई जगह नहीं था, कोई आइसोटोप को जगह नहीं था। आइसोटोप बोलते किसको हैं, एक ही तत्व जिनके एटॉमिक नंबर और
एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग हो। जैसे कार्बन का बात करते हैं, कार्बन का तीनों में एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन कार्बन C12 जो है, इसको C12 बोलते हैं। कार्बन 12 में मास 12 है, कार्बन 13 में मास 13 है, कार्बन 14 में मास 14 है। तो चूँकि मेंडलीव जो है एटॉमिक मास के अनुसार सजाया है, तो 3 को अलग अलग मास हो गया कार्बन का। तो 3 को कार्बन अलग अलग नहीं दिखाया हो, तो एक ही को कार्बन दिखाया है। देखिए यहाँ पे कार्बन एक ही को दिखाया है 12 वाला, तो 13 वाला कार्बन कहाँ गया, 14 वाला कार्बन कहाँ गया। यानी कि एक ही कार्बन है लेकिन उसका मास अलग अलग है, तो 3 को कार्बन दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ये मास के अनुसार से सजाया है। लेकिन वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस चीज़ को सुधार दिया गया है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मास को आधार नहीं माना है, आधार माना है परमाणु संख्या को, एटॉमिक नंबर को, जो कि तीनों में 6 है। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो परफेक्ट है। मेंडलीव में ये सबसे बड़ा डिफेक्ट था, आइसोटोप्स को जगह नहीं मिला था। और एक चीज़ और देखिए, कार्बन 14 का मास और नाइट्रोजन का 14 का मास सेम है, तो दोनों को एक ही जगह होना चाहिए था। जहाँ पर कार्बन है यहीं पर नाइट्रोजन घुस जाना चाहिए था। तो ये डिफेक्ट है ना, दोनों अलग अलग है। मास के आधार से सजाइएगा, एटॉमिक वेट के आधार से, तो गड़बड़ होगा ही। इसीलिए इनका सबसे बड़ा गलती जो था मेंडलीव का, इन्होंने मास के आधार पर सजाया था, एटॉमिक मास के आधार पर, जो कि डिफेक्ट है। अगर एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाते, अभी तक किसी को पता ही नहीं था कि एटॉमिक नंबर ही जो है किसी भी तत्व का प्रॉपर्टी को दर्शाता है। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा तो उसमें समझ में आएगा ये चीज़। इस प्रकार सभी कार्बन के आइसोटोप्स का स्थान अलग अलग होना चाहिए था, परंतु इनके पीरियोडिक टेबल में एक ही स्थान है। तो हम बता चुके हैं कार्बन 14 और नाइट्रोजन का एक ही स्थान होना चाहिए परमाणु भार के अनुसार, जो कि डिफेक्ट है, बता चुके हैं। लेकिन हम लोग तो सिर्फ इनका लिमिटेशन दिखाएं, कमी दिखाएं हैं। किसी का भी कमी होता है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ भी तो होता है। क्योंकि देखिए अभी तक कोई भी आवर्त सारणी को इतना बढ़िया तरीका से दर्शाया नहीं। आवर्त सारणी का जनक बोलते हैं मेंडलीव को, क्योंकि इन्होंने एक टेबल बना के दे दिया। इस टेबल से बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर ये टेबल नहीं बनता तो शायद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी नहीं बनता, क्योंकि जब किसी का कमी देखते हैं ना, तब हम लोग उस कमी को देख के सुधारने का कोशिश करते हैं। तो मेंडलीव का कमी देखा गया, तभी सुधार के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। तो इनका पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं क्या है, इनका कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। इन्होंने अपने टेबल में कुछ नए तत्वों के लिए भविष्यवाणी की थी, खाली जगह छोड़ दिया था। जैसे देखिए एका बोरोन जो है एक तत्व था, एका बोरोन, ठीक है। बोरोन के बाद आने वाला तत्व, उसको एका बोरोन, ठीक है। तो वो तत्व था स्कैंडियम, SC बोलते हैं स्कैंडियम, ठीक है। अब होता क्या है कि ये तत्व स्कैंडियम जो है उस समय खोज नहीं हुआ था। मान लीजिए इसको गायब कर दिए, उसमें खोज नहीं हुआ था, तो इसका खोज नहीं हुआ था उस समय। इसका नाम वो क्या रखे, एका बोरोन। क्यों? क्योंकि बोरोन के जैसा प्रॉपर्टी रखने वाला एका बोरोन, ठीक है। बोरोन के बाद आने वाला, उसका नाम रख दिया एका बोरोन। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस जो नया जो तत्व खोज नहीं हुआ था उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, परमाणु भार सब बता दिए टेबल के अनुसार। टेबल देखते हुए टेबल बनाए, टेबल में उसका सब चीज़ लिख दिए। बोले कि यहाँ पर अगर कोई तत्व आएगा फ्यूचर में, कभी भी खोज होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट इतना होना चाहिए, उसका डेंसिटी इतना होना चाहिए, ठीक है, उसका एटॉमिक वेट इतना होना चाहिए। सब प्रोडिक्ट पहले से भविष्यवाणी कर दिए। और जब वो बाद में खोज हुआ तो पता चला कि इनका भविष्यवाणी लगभग 99% सही था। लगभग सही इन्होंने अनुमान लगाया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने पीरियोडिक टेबल ही इतना अच्छा सजाया था। एका सिलिकॉन के बाद आने वाला जर्मेनियम। देखिए जर्मेनियम का खोज नहीं हुआ था उस समय, बाद में जब डिस्कवर हुआ तो पता चला जर्मेनियम का जो इन्होंने भविष्यवाणी किया था, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो सारा चीज़ सेम आया बाद में। एका एल्यूमिनियम का खोज हुआ था, लेकिन गैलियम का खोज नहीं हुआ था। जो गैलियम का नाम रखा था एका एल्यूमिनियम, और टेक्नीशियम का नाम रखा था एका मैग्नीज, ठीक है। ये टेक्नीशियम जो है उसमें खोज नहीं हुआ था, मानव कृत्रिम रूप से बनाया था, ये डिस्कवर नहीं हुआ था, इसे कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था पीरियोडिक टेबल को भरने के लिए। देखिए TC कहाँ गया, TC नहीं दिया ना, खोज नहीं हुआ तो कहाँ से देगा। देखिए यहाँ TC 99, TC इसका खोज नहीं हुआ था, टेक्नीशियम खोज नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एका मैग्नीज उसका नाम रखा गया था। मेंडलीव ने इन तत्वों की खोज होने से पूर्व इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, परमाणु भार आदि सब का अनुमान लगा लिया था। जब बाद में इन तत्वों की खोज हुई तो मेंडलीव का अनुमान लगभग सही निकला, बहुत हद तक सही निकला, सही अनुमान लगाया था इन्होंने। चलिए अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, ठीक है। लास्ट है हमारा
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मोसले ने, और 1913 में की थी। इस समय 114 तत्व ज्ञात थे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उस समय 114 ही तत्व ज्ञात था, लेकिन वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। ठीक है। हेनरी मोसले जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1913 में एलिमेंट की एक नई प्रॉपर्टी परमाणु संख्या की खोज की, नई खासियत थी। इन्होंने पीरियोडिक टेबल में तत्वों को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अनुसार से सजाया। ठीक है। और पाया कि सभी समान गुणधर्मों वाले तत्व समान ग्रुप में ऑटोमेटिकली फिट हो गए। मतलब एटॉमिक नंबर के आधार से सजाया, तो उनको कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ा, अपने आप सब मतलब जो है। और इसमें हुआ क्या, इसमें आइसोटोप्स जो है, आइसोटोप्स के लिए स्थान नहीं होगा, एक ही स्थान होगा। जैसे कार्बन 1 है, एटॉमिक नंबर उसका 6 है। अब मास कितना भी हो उसका 12, 13, 14, मास से मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये एटॉमिक नंबर के अनुसार सजा रहे हैं, तो मास से क्या मतलब है। तो सब का एटॉमिक नंबर 6 ही होगा, इसलिए स्थान भी 1 होगा, 6 वाला। ठीक है। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो सबसे बड़ी समस्या थी, उसका समाधान हो गया आइसोटोप वाला। ठीक है। इसका आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। उनके एटॉमिक नंबर्स के पीरियोडिक फंक्शन होता है। इसमें कितना आपका हॉरिजॉन्टल रो जो है, जो क्षैतिज रेखाएं हैं, वो कितना है? टोटल 7, यानी कि पीरियड कितना है? 7 है। क्षैतिज रेखाओं को क्या बोलते हैं? पीरियड, आवर्त। टोटल आवर्त कितना है? 7 है। और वर्टिकल लाइन्स जो ऊपर से नीचे तक आएंगे, उसको बोलते हैं ग्रुप्स। तो टोटल ग्रुप कितने हैं? समूह कितने हैं? 18। देखिए इसमें हम लोग समझते हैं, इस फोटो में देखिए, ये हो गया पहला पीरियड, ये हो गया दूसरा पीरियड, ये हो गया तीसरा पीरियड, ये हो गया चौथा पीरियड, ये हो गया 5वां पीरियड, ये हो गया 6ठा पीरियड, ये हो गया 7वां पीरियड। ठीक है। ये पीरियड नहीं है, ये एफ ब्लॉक है, इसको बाद में बताएंगे। ये इसमें है, ये इसमें है। ठीक है। चलिए इसको अब हम लोग समझाते हैं बढ़िया से। तो ये जो लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, उसको बोल दिए पीरियड, यानी कि आवर्त। और ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम, तो ये हो जाएगा ग्रुप, यानी कि वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं ग्रुप्स कहलाएंगी। ठीक है। यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो टोटल ग्रुप कितना हो गया? 18 ग्रुप हो गया, 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए इसको अगर हम लोग लिखेंगे, तो ये हो गया पहला ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, 6, 7, ये हो गया 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये हो गया 18। ठीक है। अब समझिए इसको समझते कैसे हैं। रोमन में इसको समझते हैं। 1 को बोलेंगे 1A, 2 को बोलेंगे 2A। ठीक है। यानी कि 1 को बोलेंगे 1A, 2 को बोलेंगे 2A। ठीक है। 1, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यही होता है। तो हम लोग 1, 2 के बाद सीधा 13 आ जाइए। 13, 1, 2 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 13 में 3 आया तो 3A, 14 में 4 आया 4A, 15 में 5 आया तो 5A, 16 में 6 आया तो 6A, 17 में 7 आया तो 7A, 18 में 8 आया तो 8A। 8A को ही बोलते हैं जीरो ग्रुप मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। तो ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए 11 से बात करते हैं। 11 में क्या है? 1B। ठीक है। 12 में 2 है तो 2B। 3 में 3B, 4 में 4B, 5 में 5B, 6 में 6B, 7 में 7B और 8, 9, 10 को 8A, या इसको 8 भी बोल सकते हैं, 8A। ठीक है, इसको 8A। तो ये अगर आपने याद कर लिया तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि कोई ग्रुप दे दिया, ग्रुप 17 का क्या नाम है। ग्रुप 17 जो है वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उसका क्या नाम था। तो ग्रुप 17 तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 17 का क्या नाम है? 7A। आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप कभी नहीं फंसिएगा एग्जाम में। तो ये आपका कंपैरिजन है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ। आगे आते हैं पीरियड। टोटल पीरियड हम लोग का कितना है? 7 है, 7 गो है।
कितना टोटल पीरियड? 7 गो। देखिए इसमें समझ लेते हैं। ये पहला पीरियड है, इसमें 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट है। तीसरा पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट है। यानी कि इसको समझ लीजिए, यहाँ पे पहला पीरियड जो है उसमें 2 ही तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। और दोनों तत्व क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है, बहुत नॉन मेटल। और इसमें 2 तत्व होने के कारण बहुत कम बहुत छोटा है, इसमें 2 ही तत्व है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी कि अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे देखिए। 2 और 3 दोनों में कितना है? 8-8 गो तत्व है। यानी कि 2 और 3 पीरियड जो दूसरा है और तीसरा है, दोनों में 8-8 गो तत्व है, इसलिए इसको स्मॉल पीरियड यानी कि लघु आवर्त बोलते हैं। इसको वेरी शॉर्ट, इसमें स्मॉल, ठीक है, या शॉर्ट पीरियड भी बोल सकते हैं। 4 और 5 में देखिएगा तो 18-18 तत्व है, 18-18 तत्व है। ठीक है, इसलिए इसको लार्ज पीरियड, दीर्घ आवर्त बोलते हैं। ठीक है, लार्ज पीरियड। उसी तरह 6 और 7 में आइएगा तो इसमें 32-32 तत्व है, 32-32, इसलिए इसको वेरी लार्ज पीरियड, अति दीर्घ आवर्त बोलते हैं, अति दीर्घ आवर्त। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी में 7वां पीरियड को इनकम्प्लीट बताया गया है। जो लास्ट वाला पीरियड है इसको इनकम्प्लीट बताया गया है। क्यों? क्योंकि उस समय कुल तत्वों की संख्या 114 थी। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में 4 गो नया तत्व का खोज हुआ है तो 118 हो गया है, और 7वां पीरियड बिल्कुल पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया है। 118वां तत्व जो है उसका नाम है ऑर्गेनेशन। क्या नाम है? ऑर्गेनेशन। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं, 18-18 तत्व कहाँ है, 32-32 तत्व कहाँ, गिनते हैं। देखिए तो देखिए इसमें दो गो था, इसमें 8, इसमें 8, 18। देखिए इसमें 18, इसमें 18। इसमें आपका बोल दिया है कि 32-32। कैसे 32-32? हमको तो नहीं दिख रहा 32। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हुआ। अब देखिए 19 यहाँ से स्टार्ट होगा, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 हो गया ना 32। यानी कि जो पहला वाला है, ये जो पहला वाला है, ठीक है, पहला वाला वो यहाँ पर है, और दूसरा वाला जो है ये यहाँ पर है। यानी कि ये ग्रुप 18 में हम लोग टोटल कितना ग्रुप है? 18 ग्रुप है, 1 2 से लेकर 18 तक। तो 18 ग्रुप में 32 एलिमेंट को दिखा पाएंगे क्या? कभी नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए क्या किए, ये जो लेंथ LA है, LA मतलब लेंथेनम, लेंथेनम एक एलिमेंट है, और ये है एक्टीनियम। तो लेंथेनम और एक्टीनियम के बाद 57 के बाद देखिए 58 यहाँ है। ठीक है, यानी कि तीसरा ग्रुप में, और ये किस पीरियड में? 6 पीरियड। यानी कि इसका अगर हम लोग लोकेशन अगर ट्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा पीरियड 6 ग्रुप 3। और इसका अगर बात करेंगे तो पीरियड 7 ग्रुप 3। दोनों ग्रुप 3 में ही है, इसी ग्रुप में है। यानी कि ये लेंथेनम के बाद आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लेंथेनाइड। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड। और ये एक्टीनियम के बाद आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिनाइड। ठीक है, इस तरह करके 32 एलिमेंट आ गया, इसमें 32, इसमें 32। तो ये आप समझ चुके हैं ब्लॉक। अब इसमें ब्लॉक वाइज डिवाइड किया है। ठीक है, क्या किया? ब्लॉक वाइज। पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। हम लोग आपको S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, S P D और F ऑर्बिटल बताए थे। S ऑर्बिटल 1 होता है, P ऑर्बिटल 3 होता है, D ऑर्बिटल 5 होता है, और F ऑर्बिटल 7 होता है, 7। यानी कि S ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 3 दूनी 6, इसमें मैक्सिमम 5 दूनी 10, और इसमें मैक्सिमम 7 दूनी 14। इसीलिए जो S ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए 2 ग्रुप हैं, 1 और 2। P ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए 6 ग्रुप हैं, 13 14 15 16 17 18। D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए 3 4 5 से लेकर 12 तक, टोटल D1 से D10 तक। और F में 14, इसीलिए लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में टोटल 14 तत्व हैं। तो इसको अच्छे से समझते हैं। S ब्लॉक जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है उसको S ब्लॉक बोलते हैं। चलिए नया पीरियोडिक टेबल निकालते हैं। नया पीरियोडिक टेबल कहाँ पर है? यहाँ ऊपर में था ना। हाँ देखिए, ये दोनों जो ग्रुप है 1 और 2,
ठीक है। इस 1 और 2 ग्रुप को बोलते हैं, ये दोनों ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। फिर यहाँ पर ये जो है आपका 6 गो, 13 से लेके 16 तक, 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक यहाँ लिख देते हैं, देखिए ये दोनों हो गया, ये दोनों एस, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, यहाँ ये वाला, यहाँ से 13 से लेके 18 तक, सॉरी, ये हो गया पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। और फिर ये देखिए आपका 3 4 5 6 से लेके 12 तक, ये डी ब्लॉक, यानी कि ये यहाँ बीच में, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के बीच में घुसा हुआ यहाँ पर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये दोनों कहीं बाहर नहीं है, ग्रुप 6 और 7 में ही है। तो यहाँ पर घुसा हुआ है, यहाँ पर घुसा हुआ ये, और यहाँ पर घुसा हुआ ये, इसलिए इस दोनों को बोलते, देखिए इसमें 14 होगा, 1 2 3 कहाँ गया यार, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 14 28 एफ ब्लॉक में आ जाते हैं, एफ ब्लॉक। तो यही चीज़ आपको समझा रहे थे ब्लॉक का। ठीक है। तो पी ब्लॉक जो है 13 14 15 16 17 18, ठीक है। डी ब्लॉक 3 से 12, और एफ ब्लॉक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड 14 14 एलिमेंट। चलिए एक एक करके समझते हैं। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में जो पहला ग्रुप है उसमें 7 एलिमेंट है, और दूसरा ग्रुप में 6 एलिमेंट है, यानी कि टोटल 13 एलिमेंट हो गए, 13 तत्व हो गए। पहला में 7, दूसरा में 6। और देखिए हम बताए थे एस ब्लॉक में एक ऑर्बिटल होता है, यानी कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। जो नहीं समझ रहे हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर देख ले मेरा, वो समझ जाएंगे। ठीक है, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एस ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इसीलिए अगर पहला इलेक्ट्रॉन उसमें घुसेगा तो उसको बोलेंगे ग्रुप 1, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर उसमें एंटर करेगा तो उसको बोलेंगे ग्रुप 2। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन 1 है, S1 है कि S2, S1 हुआ तो ग्रुप 1, और S2 हुआ तो ग्रुप 2। उसी तरह यहाँ पर ग्रुप 13 जो है P1, 14 हो गया P2, 15 हो गया P3, P4, P5 और P6। P ब्लॉक में 3 ऑर्बिटल होते हैं, हम बता दें P ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, Px, Py, Pz। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये P1, P2, P3, P4, P5, P6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6, इसीलिए P ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप बना। उसी तरह D ब्लॉक में 5 दूनी 10, D1, D2, D3, D4, D10 तक। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि P ब्लॉक में टोटल कितना एलिमेंट है, कितना तत्व है, तो 37 तत्व। टोटल कितना तत्व हो गया, 37 तत्व। D ब्लॉक में 40 तत्व। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि S ब्लॉक में जो 13 तत्व है उसमें धातु कितना है, 12 धातु है और 1 अधातु है, एकमात्र अधातु हाइड्रोजन है, यानी कि इधर साइड जो ये दोनों जो ग्रुप है, ये दोनों जो ग्रुप है, इसमें एकमात्र अधातु है, नॉन मेटल है, वो हाइड्रोजन है, एकमात्र नॉन मेटल है। और पी ब्लॉक का बात करते हैं। पी ब्लॉक यहाँ पर टोटल, यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ तक टोटल कितना इसमें एलिमेंट है, तो देखिए पी ब्लॉक में टोटल आपका 37 एलिमेंट है, जिसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों आते हैं। ठीक है, इसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड तीनों आते हैं, इसीलिए पी ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, पढ़ेंगे बाद में। डी ब्लॉक का बात करते हैं, इसमें 40 तत्व है, कितना 40, और 40 के 40 मेटल है। ठीक है, और ये जो डी ब्लॉक है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना वैलेंसी जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी। उसी तरह एफ ब्लॉक का बात करते हैं, तो ये डी ब्लॉक के बीच में ही स्थित है। देखिए ये यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक है, इसी के बीच में घुस गया है ये, यहाँ पर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, यहाँ पर घुस गया लेंथेनाइड, यहाँ एक्टिनाइड। तो एफ ब्लॉक जो है वो डी ब्लॉक के बीच में ही है। ठीक है, डी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, और ये दोनों हो गया आपका एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक, चूंकि एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के अंदर में ही एंट्री है, इसलिए एफ ब्लॉक को बोल देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में ही स्थित है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, एफ ब्लॉक जो डी ब्लॉक के बीच में ही स्थित है, इसलिए इसको एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि आंतरिक संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। ठीक है, 57 नंबर पर जो तत्व है उसको बोलते हैं लेंथेनम,
और लेंथेनम के बाद स्टार्ट होता है 58 से 71 तक लेंथेनाइड। 14 तत्व है इसमें। और 89 पर है एक्टीनियम और 90 से 103 तक होता है एक्टिनाइड 14 तत्व। यानी कि यहाँ पर 57 में लेंथेनम, इसके बाद यहाँ 58 से स्टार्ट होता है लेंथेनाइड। ये हो गया लेंथेनाइड, ये हो गया एक्टिनाइड। 90 से 103 ये दोनों 14 14 28 तत्व है एफ ब्लॉक में। तो एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट हो गया। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें भी सारा मेटल ही होगा, एफ ब्लॉक में भी कोई नॉन मेटल नहीं, सारा मेटल। ठीक है, और एक्टिनाइड जो है, एक्टिनाइड इसका सारा एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख लिए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। अगर किसी तत्व मैग्नीशियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखना है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी कि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होगा। और सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। हम बता चुके थे ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल है ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। तो सबसे पहले 1s में भराएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कौन किस में भराएगा। तो सबसे 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। तो देखिए टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 2 4 6 4 10 2 12, यानी कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन घुसा किस में, s2 में। s2 का मतलब होता है ग्रुप 2। देखिए हम पहले ही बता चुके हैं, s2 का मतलब होता है ग्रुप 2, यानी कि मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है। और ये जो बड़ा नंबर जो 3 दिखा रहा है वो दिखाएगा पीरियड, यानी कि ये पीरियड 3 का। यानी कि अगर किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं तो आप उसका लोकेशन बता सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम का लोकेशन हो गया, s2 में घुसा इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला तो ग्रुप 2 हो गया। और बड़ा वाला नंबर कौन है, 1 2 2 3, सबसे बड़ा कौन है, 3 है, तो सबसे बड़ा वाला नंबर बताएगा पीरियड। उसी तरह इसमें बोरोन का बात करते हैं, बोरोन का हो गया 5, 1s2 2p1 2p1। देखिए p1 p2 p3 p4 p5 p6, तो p1 हो जाता है 13, p2 14, p3 15 16 17 18, यानी कि p1 है तो 13, ग्रुप 13 का एलिमेंट। सबसे बड़ा कौन है, 2, यानी कि पीरियड 2 का एलिमेंट है। उसी तरह पोटेशियम का बात करें, एटॉमिक नंबर हो गया 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, तो सबसे लास्ट एलिमेंट घुस गया 4s में, s1 में, s1 का मतलब ग्रुप 1। और सबसे बड़ा नंबर हो गया 4, इसीलिए ये पीरियड 4 में होगा, इसीलिए ये किस में होगा, पीरियड 4 में होगा। जिंक का बात करते हैं 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। सबसे लास्ट वाला किस में गया, d10 में। d10 का मतलब है ग्रुप 12, d10 का मतलब है ग्रुप 12। लेकिन अब देखिए इसमें आप 3 मत मार दीजिएगा पीरियड, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है, 4 है, यानी कि पीरियड 4। पीरियड बताएगा सबसे बड़ा वाला नंबर और ग्रुप बताएगा जो सबसे लास्ट में एंट्री किस में हुआ, d10 में, लास्ट वाला। तो ये तरीका था आपका लोकेशन ज्ञात करने का। अब एक एक करके सारा ऑर्बिटल पढ़ते हैं। सबसे पहले s पढ़ेंगे, फिर p पढ़ेंगे, फिर d पढ़ेंगे, फिर f पढ़ेंगे। s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक और f ब्लॉक, इसको एक एक करके पढ़ते हैं। s ब्लॉक का बात करें, s ब्लॉक में एक ऑर्बिटल होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर s1 में घुसा इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंसी 1 है उसका, ठीक है, तो वो ग्रुप 1 का हो जाएगा। और s2 में जाएगा तो +2 वैलेंसी ग्रुप 2 का हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप 1 को ही बोलते हैं अल्कली मेटल्स, क्षारीय धातु, और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दोनों का ट्रिक है याद करने का। ग्रुप 1 को याद करने का तरीका क्या है, हेलिना को रब से फरियाद, हेलिना को रब से फरियाद। है का मतलब हो गया हाइड्रोजन, H हाइड्रोजन, ली का मतलब लिथियम, ना का मतलब हो गया सोडियम। ना इसलिए बोले क्योंकि Na का मतलब होता है नेट्रियम, सोडियम का नाम है नेट्रियम, लैटिन में इसको नेट्रियम बोलते हैं। पोटेशियम का है कैलियम, रुबिडियम का है आरबी। हेलिना को रब से फरियाद, रब मतलब रुबिडियम, से मतलब सीजियम, फरियाद मतलब फ्रांसियम। ये जो FR है फ्रांसियम, वो रेडियो एक्टिव हो जाता है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि आपको अगर पहला एलिमेंट का याद है एटॉमिक नंबर, तो सबका एटॉमिक नंबर निकाल लीजिएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि पहला पीरियड में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, 18, फिर 32, फिर 32, यही है। क्यों, हम पढ़े थे ना।
पहला वाला में एक दो दो पहला पीरियड में दो, देखिए हम बता चुके थे पहले भी कि पहला पीरियड में 2 तत्व, दूसरा और तीसरा में 8 तत्व, चौथा और पांचवा में 18 तत्व, और छठा और सातवां में 32 तत्व। इसीलिए अगर हमको पहला वाला का पता चल गया है, यह हाइड्रोजन है एक, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो लिथियम का आ जाएगा। फिर उसमें 8 जोड़ देंगे, देखिए इसमें 3 में 8 जोड़ देंगे, फिर इसमें 8 जोड़ देंगे, फिर इसमें 18 जोड़ देंगे, फिर इसमें 18 जोड़ देंगे, फिर इसमें 32 जोड़ देंगे। यानी कि आपको अगर एक का एटॉमिक नंबर पता है तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये जोड़ जोड़ के आप अगला वाला का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। उसी तरह ग्रुप 2 का बात करें, इसको याद करने का ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। BE बेटा मतलब BE बेरिलियम, ठीक है। मांगे Mg मैग्नीशियम, कार मतलब कैल्शियम, स्कूटर मतलब स्ट्रॉन्सियम, बाप मतलब बेरियम, राजी मतलब रेडियम। अब देखिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है, इसका होता है 4। अब कैसे निकालिएगा, पहला वाला में 2 नहीं जोड़ना है इसमें, क्यों, क्योंकि 2 खत्म हो जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम के साथ 2 वाला रूल खत्म हो जाता है। अब 8 जोड़िएगा, 8 जोड़िएगा तो इसमें 8 जोड़िए कितना हो जाएगा 12, फिर 8 जोड़िएगा 20, फिर इसमें 2 जोड़े, फिर 8 जोड़े, फिर 8 जोड़े 18 जोड़िएगा 38, फिर 18 जोड़िएगा, ठीक है 56, फिर 32 जोड़िएगा 88, ठीक है। यही तरीका है इसको निकालने का, 12, 20, 38, 56, 88। कैसे किए, इसमें 2 नहीं जोड़े, 8 जोड़े, क्योंकि देखिए 2 इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम में तो 2 वाला रूल ख़त्म हो गया, यहाँ पर 2 जुड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसके बाद नहीं जुड़ेगा। बेरिलियम पे के बाद यहाँ पर 8 जुड़ेगा, क्योंकि सेकेंड से थर्ड पीरियड में आ रहे हैं। हीलियम के बाद 2 नहीं जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं अगला पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक को याद करने का ट्रिक देख लेते हैं। पी ब्लॉक में 3 ऑर्बिटल है, यानी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। वही 6 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा उस हिसाब से ग्रुप डिसाइड हुआ है। अगर P1 में जाएगा तो ग्रुप 13, P2 तो ग्रुप 14, P3 तो ग्रुप 15, P4 तो ग्रुप 16, P5 तो ग्रुप 17, P6 तो ग्रुप 18, ठीक है। P6 सब में होता है, लेकिन इसका एकमात्र अपवाद है हीलियम 1s2। हीलियम जो है 1s2 होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में आता है, लेकिन वो P ब्लॉक का एलिमेंट है, इसीलिए ये भी एक अपवाद हो जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। हम लोग क्या पढ़े हैं कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में घुसेगा उस ऑर्बिटल के हिसाब से उसका नाम रखेंगे। तो यहाँ तो P6 में घुस रहा है उसको ग्रुप 18 बोलेंगे, लेकिन हीलियम 1s2 है उसको ग्रुप 18 में रखा गया है, S वाला को ग्रुप 18 में रख दिया। ये भी एक अपवाद है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। आगे आते हैं ग्रुप 13। ग्रुप 13 को बोलते हैं बोरोन फैमिली। कैसे याद करेंगे, और जितना भी ग्रुप 13 का एलिमेंट है, ठीक है, उसका वैलेंसी होता है 3 + 3। वैलेंसी क्या होता है +3, 3 वैलेंसी होता है। कैसे याद करेंगे बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं, बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं, मतलब बैगन आलू गाजर जो है वो थैला में नहीं है। बी से बैगन से बी से बोरोन, आलू Al एल्यूमिनियम, गाजर Ga गैलियम, इन से इंडियम, थैला से थैलियम, नहीं से निहोनियम। अब निहोनियम का एटॉमिक नंबर याद रखिएगा 113, ठीक है 113। आगे आते हैं ग्रुप 14। ग्रुप 14 का बात करते हैं तो +4 हो जाएगा इसका वैलेंसी, ठीक है +4। और इसको कार्बन फैमिली भी बोलते हैं, जैसे इसको बोरोन फैमिली भी बोले। क्यों बोले बोरोन फैमिली, पहला एलिमेंट है बोरोन, तो पहला एलिमेंट से इस सारा ग्रुप का प्रॉपर्टी डिसाइड हो जाएगा, यानी इस ग्रुप का प्रॉपर्टी बोरोन की तरह होगा, इसलिए इसको बोरोन फैमिली बोलते हैं। जैसे हम लोग नहीं बोलेंगे कि महतो फैमिली है, ठीक है, ये मिश्रा फैमिली है, ये तिवारी फैमिली है। क्यों, दादाजी परदादाजी के नाम से उसका फैमिली चल रहा है, फलना का दादा ये था अपन, तो उसी हिसाब से ये पहला एलिमेंट जो है बोरोन, उस हिसाब से उसका फैमिली डिसाइड हो रहा है, इसलिए इसको बोरोन फैमिली बोलेंगे। ये पहला एलिमेंट है कार्बन, इसलिए इसको बोल रहे हैं कार्बन फैमिली। इसको याद करने का तरीका है कहे सीता जी सुनो प्रभु फुल स्टोरी, ठीक है। तो कहे से सी से हो गया कार्बन, सीता जी सुनो प्रभु फुल स्टोरी, तो सी से हो गया कार्बन, सीता से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, सुनो से टीन SN,
टीन का नाम होता है स्टेनस, स्टेनस, इसीलिए इसको एसन लिखते हैं। लैटिन में टीन को लैटिन में स्टेनस बोलते हैं, इसको एसन। लेड, लेड को बोलते हैं प्लम्बम, लैटिन में क्या बोलते हैं, प्लम्बम, इसीलिए इसको लिख रहे हैं पीबी। ठीक है। फुल स्टोरी, फुल स्टोरी एफएल, एफएल का फ्लोरीबियम, फ्लोरीबियम 114, फ्लोरीबियम का एटॉमिक नंबर हो गया 114। उसी तरह ग्रुप 15 का बात करते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। इसका आपका एटॉमिक नंबर क्या बोलते हैं, वैलेंसी +5 होगा या -3 होगा, या तो +5 या -3 दोनों हो सकता है। अब देखिए इसका ट्रिक है याद करने का। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास कहाँ पर, मॉस्को में। मॉस्को गए थे घूमने के लिए नाना पाटेकर और ऐश्वर्या, और वहाँ पे बिंदास थे। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास मॉस्को में। तो एन से हो गया नाइट्रोजन, पार्टिकल फॉस्फोरस, ऐश्वर्या आर्सेनिक, सब एंटीमनी। एंटीमनी को एसबी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका लैटिन में नाम है स्टीबियम। बी बिस्मथ, एमसी, एमसी मॉस्को में मतलब एमसी, एमसी का मतलब मॉस्कोबियम, मॉस्कोबियम, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 115। ये भी आपको याद रखना है। अगला ग्रुप 16 का बात करें, ये ट्रिक से याद कर लीजिए, आपको बार बार दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। ग्रुप 16 का बात करें तो +6 और -2। ठीक है। इसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं क्योंकि पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है, और इस ग्रुप का नाम चैल्कोजन भी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। ग्रुप 16 को चैल्कोजन भी बोलते हैं, चैल्कोजन। ठीक है। अब देखिए आपको पहला वाला का अगर आपका एटॉमिक नंबर याद है, ऑक्सीजन का हमको पता है कि 8 होता है, बाकी सब का निकाल सकते हैं। पहला में 8 जोड़ेंगे 16, फिर 8 जोड़ेंगे 32, सॉरी 16 8 24 है ना, 8 जोड़े तो कितना हो गया 16, फिर 8 जोड़े तो 16 8 24। ठीक है। फिर 18 जोड़ेंगे। ठीक है। 24 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42, फिर 18 जोड़ेंगे, 8 10 का 0 हाथ मेरा 1 और 60, 60 हो गया, और इसमें 32 जोड़ देंगे। थोड़ी गलती हो गई क्या, हाँ 8 जुड़ चुका है पहला, 8 जोड़ेंगे 16, फिर 18 जोड़ेंगे, है ना, 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 14 34। ठीक है। फिर 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52 ना, और जब तो हाथ में 52 है। ठीक है। फिर 32 जोड़ेंगे तो 2 4 5 84, फिर 32 जोड़ेंगे तो 116। देखिए अब सही है। ठीक है। तो ये लास्ट वाला का आपका 116 होगा। ठीक है। अब इसको याद करने का, ये ग्रुप को याद कैसे रखेंगे, ओ सानिया सेक्सी तेरी पोज लवली। ठीक है। सानिया मिर्जा का के तो बहुत सारा गाना भी आया है, तो सानिया मिर्जा का पोज के बारे में बोल रहा है। ओ सानिया सेक्सी तेरी पोज लवली। ओ से हो गया ऑक्सीजन, सानिया एस से सल्फर, सेक्सी से सेलेनियम, तेरी ते से तेलुरियम, पो से पोलोनियम, लवली एल भी लीवरमोनियम। लीवरमोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 116, और ऑक्सीजन ग्रुप का वैलेंसी +6 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ग्रुप 7 का बात करते हैं तो इसको हैलोजन बोलते हैं, हैलोजन फैमिली। ठीक है। और क्यों हैलोजन बोलते हैं, क्योंकि ये हैलाइड का निर्माण करते हैं। हैलाइड जैसे कि फ्लोरीन जब बनाएगा तो उसको बोलेंगे फ्लोराइड, क्लोरीन जब बनाएगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन जब बनाएगा तो ब्रोमाइड, और आयोडीन जब बनाएगा आयोडाइड। इस सब में उसका वैलेंसी होता है -1, सब में वैलेंसी क्या होता है -1। और इस ग्रुप को याद करने का तरीका क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी टशन में, फिर कल बाहर आई आंटी टशन में। फिर से हो गया F से फ्लोरीन, कल क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आई आयोडीन, आंटी एस्टेटीन, टसन में टेनेसिन। टेनेसिन का एटॉमिक नंबर होता है 117, टेनेसिन का एटॉमिक नंबर होता है 117। ग्रुप 18 का बात करें तो याद कीजिए ये वही ग्रुप है जिसको मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 0 से बोला गया, दर्शाया गया था। इस ग्रुप को इनर्ट ग्रुप यानी कि अक्रिय गैसों का ग्रुप भी बोलते हैं, या नोबल गैस यानी कि उत्कृष्ट गैसों का ग्रुप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनर्ट गैस, क्योंकि इसका वैलेंसी होता है 0, वैलेंसी क्या होता है 0। ठीक है। और ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है, किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करती है, अक्रिय रहती है। इसका याद करने का तरीका है, हेमा नेहा और करिश्मा जेरोक्स रूम में ओझल। ठीक है। हेमा नेहा और करिश्मा जेरोक्स रूम में ओझल। तो हेमा से हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेशन। ओजी से हो गया ऑर्गेनेशन, सबसे लास्ट एलिमेंट ऑर्गेनेशन, इसको याद रखना 118वां तत्व है। हीलियम का हो गया 2, इसमें 8 जोड़ेंगे 10, इसमें 8 जोड़ेंगे 18, फिर 18 जोड़ेंगे 36, फिर 18 जोड़ेंगे 54, फिर इसमें 32 जोड़ेंगे 86, फिर इसमें 32 जोड़ेंगे 118। यानी कि ये आपका जितना भी ग्रुप था S ब्लॉक और P ब्लॉक वो मैंने बता दिया। अब आते हैं D ब्लॉक। D ब्लॉक को याद करने की जरूरत नहीं है,
डी ब्लॉक को याद करने की जरूरत नहीं है। डी ब्लॉक में टोटल 5 ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होता है, तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर पहला इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ग्रुप 3 में आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन D2 में जा रहा है तो क्या होगा, ग्रुप 4 का एलिमेंट होगा, D3 होगा तो ग्रुप 5, D4 होगा तो 6, इसी तरह करते करते जब D10 होगा तो ग्रुप 12 का एलिमेंट होगा। ये पीरियड 3 से लेकर पीरियड 7 तक है, यानी कि टोटल 4 सीरीज में है, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 3 से लेकर 7 तक है पीरियड, 3 से लेकर पीरियड 7 तक 4 सीरीज, 5 सीरीज बोल सकते हैं ना, 3, 4, 5, 6, 7, 5 सीरीज में होगा, ठीक है। आगे आते हैं, इनमें से अधिकतर की वैलेंसी वेरिएबल होती है, ठीक है। वेरिएबल वैलेंसी यानी कि जैसे आयरन का देखिएगा, आयरन दो भी वैलेंसी शो करेगा, 3 भी वैलेंसी शो करेगा। जब आयरन 2 वैलेंसी शो करेगा उसको बोलते हैं फेरस, और जब 3 वैलेंसी शो करेगा उसको बोलते हैं फेरिक। कॉपर का बात करते हैं तो कॉपर 1 वैलेंसी शो करता है, 2 भी शो करता है। जब कॉपर 1 वैलेंसी शो करता है उसको बोलते हैं क्यूप्रस, जब कॉपर 2 वैलेंसी शो करता है उसको बोलते हैं क्यूप्रिक। तो यानी कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। लेड का भी देखिएगा 2 भी वैलेंसी होगा, 4 भी वैलेंसी होता है। टीन का देखिएगा 2 भी वैलेंसी होता है, 4 भी वैलेंसी होता है। स्टेनस स्टेनिक, प्लम्बम प्लम्बिक, ठीक है। तो ये आप समझिए कि वेरिएबल वैलेंसी शो करने के कारण इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। किसको? डी ब्लॉक के एलिमेंट को। अच्छा, अभी जो हम आपको एस और पी ब्लॉक बताए हैं, एस और पी ब्लॉक को एक चीज़ और याद रखिएगा, एस और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। ये याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। आगे आते हैं, हाँ, इसमें जो ग्रुप 11 है यानी कि D9 है ना, ग्रुप 11 को हम लोग क्वाइनेज मेटल, सिक्का धातु भी बोलते हैं। सिक्का धातु क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रुप 11 जो है उसका प्रयोग किया जाता है सिक्का बनाने में। देखिएगा, पहले तांबे का सिक्का, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, ये सब बनता था। और ये सारे एलिमेंट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब सारे चीज़ जो है ये आपका ग्रुप 11 में ही आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ग्रुप इसमें हो जाता है, सॉरी 10 में आता है, गलती बोल रहे थे। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तीनों ग्रुप 11 का एलिमेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाइनेज मेटल। आगे आते हैं, एफ ब्लॉक का बात करते हैं। तो एफ ब्लॉक आप समझ सकते हैं कि किस में है, यहाँ पर और यहाँ पर है, यही जगह पर है, यानी कि टोटल एफ ब्लॉक ग्रुप 3 में ही है, ग्रुप 3 में ही है एफ ब्लॉक। और पीरियड अगर इसका बात करें तो ये यहाँ पर है लेंथेनाइड, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड। ये जो आपका है इसको बोलते हैं लेंथेनाइड, और इसको बोलते हैं एक्टिनाइड, एक्टिनाइड, ठीक है। और लेंथेनाइड का अगर हम बात करें, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का, तो ये आपका पीरियड 6 में हो गया और ये आपका पीरियड 7 में, यानी कि आवर्त 6 में और आवर्त 7 में, लेकिन दोनों ग्रुप 3 में ही है। तो चलिए इसको समझते हैं। एटॉमिक नंबर 57 पे आता है लेंथेनम, ठीक है। एटॉमिक नंबर 57 में आता है लेंथेनम, और 58 से लेके 71 तक, यहाँ पर है आपका 58, यहाँ है 71, 58 से 71 तक आता है लेंथेनाइड, 58 से 71 तक। क्यों? क्योंकि 57 पर है लेंथेनम, लेंथेनम के बाद स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए लेंथेनाइड। उसी तरह ये जो है आपका, ये जो है 90 से लेके 103 तक, 90 से 103 तक होता है एक्टिनाइड। और चूँकि 89 पर होता है एक्टीनियम, इसीलिए एक्टीनियम 89 के बाद स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको एक्टिनाइड बोलते हैं। तो यहाँ समझिए, लेंथेनाइड सीरीज 14 तत्व है, 58 से 71 तक, पीरियड 6 ग्रुप 3। बताए थे दोनों ग्रुप 3 में होगा, लेंथेनाइड एक्टिनाइड, लेकिन ये पीरियड 6 में होगा, ये पीरियड 7 में होगा। इस सीरीज के सभी 14 तत्वों के गुणधर्म लेंथेनम के समान होते हैं, ठीक है। सबका लेंथेनम के समान ही होता है। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57, इसीलिए लेंथेनम के समान गुणधर्म होने के कारण इसको लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, क्योंकि इसका सारा गुणधर्म लेंथेनम के जैसा मिलता है, और लेंथेनम के बाद 57 के बाद 58 से शुरू हो रहा है। उसी तरह 89 पे आता है एक्टीनियम, और एक्टीनियम के समान ही गुणधर्म होता है इसके सारे एलिमेंट का, एक्टिनाइड सीरीज का, ठीक है। और 90 से 103 तक होता है पीरियड 7 ग्रुप 3, ठीक है। और इसमें भी 14 तत्व होते हैं, और इसके एक्टिनॉइड सीरीज के सारे तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। लेंथेनाइड तथा एक्टिनॉइड सीरीज को मिलाकर एफ ब्लॉक बनता है।
तो एस ब्लॉक में अगर हम लोग बात करें तो 14-14-28 तत्व। इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, आंतरिक संक्रमण तत्व। देखिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कौन ब्लॉक था, हम लोग पढ़े थे डी ब्लॉक। क्या है, डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के अंदर ही यहाँ पर है लेंथेनाइड और रेक्टेनाइड। इसी और डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के अंदर आ रहा है इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं डी ब्लॉक को। चूंकि ये डी ब्लॉक के अंदर आ रहा है इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है। ग्रुप 3 पीरियड 6 में है, ग्रुप 3 और पीरियड 7 में है। दोनों के इंटरसेक्शन को में 15 तत्व होते हैं, 15 तत्व। यानी कि अब समझिए, आपसे अगर पूछेगा यहाँ पर टोटल कितना तत्व है इस जगह पर, तो यहाँ पर देखिए ये टोटल 14 तत्व और एक लेंथेनम, तो 14 + 1 15। उसी तरह यहाँ पर पूछेगा कितना तत्व है, तो यहाँ पर भी आपका टोटल 15 तत्व है। एक एक्टिनियम और ये यहाँ से यहाँ तक एक्टिनाइड, टोटल 15 तत्व। वही यहाँ पे समझा रहा है कि ग्रुप 3 और पीरियड 6 में 14 + 1 कितना तत्व हो गया, 14 + 1 टोटल 15 तत्व आ रहा है। यही कारण है कि पीरियड 6 और पीरियड 7 में 32 तत्व होता है, 32 तत्व होता है। एलिमेंट नंबर 60 का लोकेशन आपको अगर बोलना है, एलिमेंट नंबर 60 कहाँ पर होगा, तो 60 हमको पता है कि 58 से 71 के बीच में ही आएगा। और 58 से 71 को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड। ठीक है। और लेंथेनाइड पीरियड 6 ग्रुप 3 में है, तो इसका भी लोकेशन वही हो जाएगा, पीरियड 6 ग्रुप 3 लेंथेनाइड सीरीज का है। आपसे पूछेगा एलिमेंट नंबर 100 कहाँ पर है, पीरियड टेबल में दिखाओ, तो पीरियड टेबल में ये 90 से 103 के बीच में आ रहा है, यानी कि एक्टिनाइड सीरीज। और एक्टिनाइड सीरीज कहाँ, पीरियड 7 ग्रुप 3 में है। यानी कि अगर आपसे 100 नंबर बोलेगा कि एटॉमिक नंबर 100 कहाँ पर, तो यहाँ नहीं है, और ये यहाँ पर है 100। ठीक है। 100 जो है वो यहाँ पर है, और ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी कि टोटल 15 का 15 एलिमेंट यहीं पर है, और टोटल 15 का 15 एलिमेंट यहीं पर है। ये ग्रुप 3 पीरियड 6, ग्रुप 3 पीरियड 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेटेलॉइड का बात करते हैं। मेटेलॉइड यानी कि उपधातु। टोटल मेटेलॉइड है 7। ठीक है। इसे बॉर्डर लाइन एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड करता है, इसीलिए इसको मेटेलॉइड बोलते हैं। और इसको याद करने का तरीका क्या है, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा जिए सब पॉल्यूशन फ्री। भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा जिए सब पॉल्यूशन फ्री। ठीक है। फ्री को नहीं याद रखना है, बाकी सब देखिए। भोले बी से हो गया बोरोन, शिव से सिलिकॉन, ऐसी आर्सेनिक, तेरी टेलुरियम, आत्मा एस्टेटिन, जिए जी से हो गया जर्मेनियम, सब से एंटीमनी। ठीक है। पॉल्यूशन फ्री पो से पोलोनियम। अब देखिए क्या होता है, टोटल यहाँ पे जोड़िएगा तो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन मेटेलॉइड तो 7 है, तो 8 कैसे दिखा दिए। तो कभी कभी देखिए, जब आप 9th का NCERT पढ़िएगा, 9th का NCERT उसमें पीरियोडिक टेबल जब पढ़िएगा, तो वो क्या किया है, बोरोन को काउंट नहीं किया है, यहाँ पर पहला वाला को छोड़ दिया, बोरोन को काउंट नहीं किया। ठीक है। और 11th का NCERT जब पढ़िएगा तो वो एस्टेटिन को काउंट नहीं किया। जब बोरोन को काउंट नहीं कीजिएगा तो ये 7 हो गया, एस्टेटिन को काउंट नहीं कीजिएगा तो भी 7 हो गया। यानी कि अब एक बार रेलवे का एग्जाम हुआ था, उसमें ना तो बोरोन को काउंट किया ना एस्टेटिन को काउंट किया, टोटल हो गया 3 3 6, दोनों को काउंट नहीं किया। आपको याद रखना है कि टोटल मेटेलॉइड 7 है। ठीक है। 10th लेवल का एग्ज़ाम है तो आपको बोरोन को काउंट नहीं करना है, और ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है या इंटर लेवल का एग्ज़ाम है तो आपको एस्टेटिन को काउंट नहीं करना है। अभी हाँ समझिए, यहाँ पर आपका एस ब्लॉक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है। फिर डी ब्लॉक आता है 3 से लेकर 12 तक। ठीक है। पी ब्लॉक, उसके बाद आता है पी ब्लॉक 13 14 15 16 17 18। पी ब्लॉक में ही आपका मेटल नॉन मेटल मेटेलॉइड दोनों है। ठीक है। तो इधर साइड हो गया मेटल। अब देखिए यहाँ पर भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा जिए सब पॉल्यूशन फ्री। ठीक है। तो 20 हो गया बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एस्टेटिन, जर्मेनियम, एंटीमनी, पोलोनियम। तो एक में बोरोन को नहीं लिया है, एक में एस्टेटिन को नहीं लिया है। ठीक है। जब बोरोन को नहीं लेगा तो भी हो जाएगा यहाँ पे 7, जब एस्टेटिन को नहीं लेगा तो भी हो जाएगा 7, यानी कि टोटल 7 ही है मेटेलॉइड। ठीक है। अब मेटेलॉइड देखिए ये इतना दूर है, ये बॉर्डर बना रहा है, एक तरह से देखिए बॉर्डर। इसके इधर साइड जाइएगा तो नॉन मेटल, और इसके इधर साइड आइएगा तो मेटल। यानी कि ये जो मेटेलॉइड है ये बॉर्डर लाइन एलिमेंट है। इसके लेफ्ट साइड में मेटल होता है और राइट साइड में मेटेलॉइड होता है। टोटल मेटल का बात करें तो 89, टोटल मेटल का बात करें तो कितना हो गया 89।
सारा सॉलिड है, एक लिक्विड है जिसका नाम है मरकरी। एकमात्र लिक्विड धातु कौन है? मरकरी। ठीक है। टोटल मेटल कितना हो गया? 89। नॉन मेटल का बात करें तो 22। टोटल नॉन मेटल कितना है? 22 है। सॉलिड है 10, लिक्विड है 1, गैस है 11। तो एक वाला याद कर लीजिए, 10 11 याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक लिक्विड है मेटल में और एक लिक्विड है नॉन मेटल में। तो मेटल वाला लिक्विड तो पढ़ लिए मरकरी, नॉन मेटल वाला लिक्विड है ब्रोमीन। एकमात्र लिक्विड नॉन मेटल जिसका नाम है ब्रोमीन। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोलते हैं? मेंडलीव को बोलते हैं। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोलते हैं? मेंडलीव को। मेंडलीव के नाम पे एक एलिमेंट का भी खोज हुआ था जिसका नाम है 101, जिसका एटॉमिक नंबर है 101 और इसका नाम है मेंडेलिवियम। ठीक है। देखिए 101वां तत्व जो है इसका खोज किया था सीबॉर्ग। क्या कौन किया था? सीबॉर्ग। तो बोले इसका नाम सीबॉर्गियम क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि सीबॉर्गियम एक एलिमेंट है 106 उसका नाम है, इसका भी खोज सीबॉर्ग किए थे। तो चूंकि सीबॉर्ग 2 एलिमेंट का खोज कर दिए, एक एलिमेंट 106 पर सीबॉर्गियम नाम रखा गया है क्योंकि इसका खोज सीबॉर्ग किए थे। तो 101 नंबर वाला एलिमेंट जो है इसका खोज भी सीबॉर्ग किए। तो चूंकि मेंडलीव ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का फादर माना जाता है इनको, उसके सम्मान में 101वां तत्व का नाम मेंडेलिवियम रखा गया। मेंडेलिवियम। ठीक है। तो मेंडेलिवियम तत्व का खोज पूछ देगा कौन किया, तो आप मार मत दीजिएगा, मेंडलीव। खोज करता है सीबॉर्ग। आगे 104 नंबर जो एलिमेंट है उसका खोज किया था रदरफोर्ड, इसलिए इसका नाम है रदरफोर्डियम। 106 नंबर का खोज किए थे सीबॉर्गियम। 107 नंबर का कौन किए थे? नील्स बोर, बोहरियम। 111 नंबर पर देखिए एक्सरे की खोज करता है रोएंटजन, उसके सम्मान में रखा गया रोएंटजिनियम। ठीक है। और मैडम क्यूरी जो थी वो भी 2 एलिमेंट का खोज की थी। मैडम क्यूरी, इसका भी नाम याद रखिएगा। पहला जो एलिमेंट का खोज की थी उसका नाम है रेडियम। और दूसरा एलिमेंट का जो इन्होंने खोजा था उसका नाम है पोलोनियम। क्यों पोलोनियम? क्योंकि ये पोलैंड की रहने वाली थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग पढ़े थे कि प्राकृतिक तत्व जो है, अंतिम प्राकृतिक तत्व कौन है? लास्ट नेचुरल एलिमेंट यूरेनियम है। जिसका नाम है 92। इसके बाद कोई प्राकृतिक तत्व का खोज नहीं किया गया है। जितना भी तत्व है मानव निर्मित है। तो उसका यूपेक नोमेनक्लेचर तो कुछ होगा ना? हाँ हो है, उसका यूपेक नोमेनक्लेचर रखा गया है। यूपेक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। और इसका नोमेनक्लेचर में समझिए, 0 का मतलब हो गया नील। जैसे मान लीजिए 101 है, इसका नाम कैसे रखेंगे? तो देखिए इसके लिए नोमेनक्लेचर रखा गया है। 0 को बोलते हैं नील, 1 को बोलते हैं अन, 2 को बोलते हैं बाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं क्वाड, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं सेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट और 9 को बोलते हैं इन। जैसे मान लीजिए 101 कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 101, इसका नाम कैसे रखेंगे? तो 1 हो गया, 1 को बोलेंगे अन, 0 को बोलते हैं नील, फिर 1 को बोलते हैं अन, लास्ट में ईएम लगा देना, लास्ट में ईएम जोड़ देना, IUM, ईएम। तो अन नील अन ईएम 101 हो गया। रेलवे में पूछा था अन हेप्ट नीलियम, तो अन हो गया 1। ठीक है। और हेप्ट हो गया आपका 7, 0 170। ठीक है। हेप्ट या सेप्ट जो बोलिए एक ही है, एक ही बात है। अब देखिए 120 को क्या लिखेंगे? 112 को क्या लिखेंगे? अन बाई अम। 120 को अन बाई नीलियम। अन का मतलब होगा 1, बाई का मतलब 2 और नील का मतलब 0। 125 को अन बाई पेंट ईएम। अन नील इन, 9 को बोलते हैं इन, अन नील इन नियम, अननीलियम, अननील इनियम। अन पेंट, 1 को बोलते हैं अन, 5 को बोलेंगे पेंट, 7 को बोलेंगे सेप्ट, अन पेंट सेप्टियम। 163 को क्या लिखेंगे? इसको बोलेंगे अन, इसको बोलेंगे हेक्स, इसको बोलेंगे ट्राईयम, अन हेक्स ट्राईयम। इसको क्या बोलेंगे? अन नील पेंटियम। इसको बोलेंगे अन नील हेक्सियम। इसको बोलेंगे अन ट्राईयम। तो ये आप देख लीजिएगा।
डायगोनल रिलेशनशिप देख लेते हैं क्या होता है। डायगोनल रिलेशनशिप ये कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। पीरियड 2 के कुछ तत्वों के गुणधर्म पीरियड 3 के कुछ एलिमेंट्स के साथ डायगोनली मिलते हैं। जैसे देखिए, पीरियड 2 में एक एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। और पीरियड 3 में है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। अब देखिए, लिथियम का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिलता है, बेरिलियम का प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मिलता है, और बोरोन का प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिलता है। ठीक है, तो चूंकि लिथियम का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिल रहा है, ये दोनों एस ब्लॉक में है। ठीक है, और ये बोरोन का प्रॉपर्टी मिल रहा है सिलिकॉन से, और ये दोनों पी ब्लॉक में है। लेकिन एस और पी ब्लॉक के बीच में भी एक एलिमेंट है बेरिलियम और एल्यूमिनियम, जिसका प्रॉपर्टी मिल रहा है। तो चूँकि एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक एलिमेंट का कुछ एलिमेंट जो है बेरिलियम और एल्यूमिनियम, वो डायगोनल रिलेशनशिप को शो करता है और प्रॉपर्टीज गुणधर्म समान होता है, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहा जाता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को। अब देखिए कुछ चीज़ ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि गुणधर्म क्यों समान होता है, क्योंकि ये लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन, सिलिकॉन, इस दोनों का सब चीज़ समान होगा। उसी तरह इस दोनों का सब चीज़ समान होगा। इस दोनों का क्या क्या समान होगा, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण ऊर्जा, ये समान होगा। साइज भी लगभग समान होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता भी सब लगभग समान होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी लगभग समान होगा। यही सब समान होने के कारण ये बोलता है कि डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। कितना एलिमेंट शो करता है, 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कौन कौन, लिथियम से मैग्नीशियम, बेरिलियम से एल्यूमिनियम और बोरोन से सिलिकॉन, यही 6 एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप को शो करता है। तो चलिए अब देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या डिफेक्ट है, क्या कमी है, उसको देख लेते हैं। 3 कमियां हैं। सबसे पहला कमी है कि हाइड्रोजन को उचित स्थान अभी तक नहीं मिला है। वो ना तो डोबेनाइनेट के ट्राइड्स में मिला था, ना आपके न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव्स में मिला था, ना मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में मिला था, और ना ही हाइड्रोजन को उचित स्थान मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मिलता है, क्योंकि ये ग्रुप 1 की भी प्रॉपर्टी को शो करता है, ग्रुप 17 की प्रॉपर्टी को भी शो करता है। यानी कि इसको ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों में रखा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए चूँकि हाइड्रोजन भटकता हुआ आत्मा है, इसलिए इसको आवारा तत्व भी बोलते हैं। ये 1 का भी प्रॉपर्टी 17 का भी प्रॉपर्टी शो करता है। 1 का प्रॉपर्टी कैसे शो करता है, 1 का प्रॉपर्टी शो करने के लिए इसका वैलेंसी जो है संयोजकता 1 होना चाहिए, और 17 के लिए इसका संयोजकता -1 होना चाहिए। तो जब भी हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रॉन देता है तो वो H+ बनाता है, और इलेक्ट्रॉन लेता है तो H- बनाता है, यानी कि इसमें दोनों प्रॉपर्टी है। तो ये ग्रुप 1 का भी, ग्रुप 17 दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसको रखा गया है ग्रुप 1 में, तो ये एक कमी है इसका। 17 में क्यों नहीं रखा गया। अगला, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को उचित स्थान नहीं मिला है, ये अलग से बनाना पड़ा है F ब्लॉक में नीचे। ठीक है, तो ये एक कमी है। और हीलियम 1s2 को ग्रुप 2 में होना चाहिए था, परंतु इसे ग्रुप 18 में रखा गया है। ठीक है, हीलियम को ग्रुप 2 में होना चाहिए था, लेकिन इसको ग्रुप 18 में रखा गया है, ये भी एक इसका कमी है। अगला प्रॉपर्टी देखिए, कुछ प्रॉपर्टी जो भी डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है। पहला है आकार, यानी कि साइज़ के बारे में पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट जाने पे साइज़ बढ़ता है कि घटता है, टॉप से बॉटम आने पे साइज़ घटता है कि बढ़ता है, वो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आयनन ऊर्जा या आयनन विभव भी बोल देते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल देते हैं इसको। एनर्जी की जगह कभी कभी यहाँ पोटेंशियल वर्ड भी यूज कर देगा, पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता, इसको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पढ़ेंगे, विद्युत धनता। ठीक है, मेटेलिक करैक्टर, धात्विक गुण के बारे में पढ़ेंगे, और नॉन मेटेलिक करैक्टर, अधात्विक गुण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइज से, आकार से। परमाणु की त्रिज्या, यानी कि एटॉमिक रेडियस। अगर पीरियड का बात करें, पीरियड में अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन से हीलियम में जाएंगे तो एटॉमिक साइज घटेगा। फिर यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जैसे लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज यानी कि परमाणु का आकार जो है वो घटेगा।
ठीक है, यानी कि लिथियम का आकार बड़ा होगा, फिर बेरिलियम उससे छोटा, फिर बोरोन उससे छोटा, कार्बन उससे छोटा, नाइट्रोजन उससे छोटा, ऑक्सीजन उससे छोटा, फ्लोरीन उससे छोटा और नियॉन सबसे छोटा। लेकिन नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक तो घटता है, यानी कि ग्रुप 1 2 3 मतलब यहाँ से जाके पूरा घटता है, 17 तक घटेगा, यानी कि 1 से लेकर 17 तक घटेगा, लेकिन 18 में बढ़ जाएगा। ग्रुप 18 यानी कि इनर्ट गैस का है, ये स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर परमाणु का साइज घट जाता है। देखिए पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पहले आकार घटेगा ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 17 तक, लेकिन 18वां ग्रुप में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हल्का सा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर पीरियड में हम लोग लार्जेस्ट साइज का बात करेंगे तो ग्रुप 1 हो जाएगा। ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स, यानी कि एल्कली मेटल्स का साइज सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा साइज किसका होगा? ये 17th ग्रुप का, क्योंकि 17 तक घटता है, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो 17 और 18 में देखेंगे तो 17 छोटा है, इसीलिए इधर से इधर जाएंगे लेफ्ट से राइट तो छोटा होता है साइज। सबसे छोटा साइज हो जाता है हैलोजन का, हैलोजन यानी कि ग्रुप 17। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज हो जाता है हैलोजन का, यानी कि ग्रुप 17 का, और सबसे बड़ा साइज ग्रुप 1 का। अब ये तो पीरियड का बात हुआ लेफ्ट से राइट। अब अगर ग्रुप का बात करेंगे, ग्रुप में टॉप से बॉटम आएंगे, यानी कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। क्यों साइज बढ़ेगा? क्योंकि एक नया सेल ऐड हो जाता है। जैसे इसमें हाइड्रोजन और हीलियम में क्या है? एक ही सेल है। फिर दूसरा पीरियड में जाएंगे तो एक सेल और बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि ग्रुप में जब नीचे आएंगे तो एक सेल नया ऐड हो जाएगा, इसलिए साइज बढ़ेगा। यानी कि टॉप से बॉटम आने पे साइज बढ़ेगा, टॉप से बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इसका बात करें तो फ्लोरीन का साइज उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन, उससे बड़ा आयोडीन। ठीक, अब देखिए लेफ़्ट से राइट जाने पे, इसको ऐसे समझिए, लेफ़्ट से राइट जाने पे घटेगा और टॉप से बॉटम आने पे बढ़ेगा। यानी कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन होगा? देखिए सबसे बड़ा हो जाएगा सीजियम या फ्रांसियम बोल दीजिए, फ्रांसियम सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और सबसे छोटा हो जाएगा हीलियम। ठीक है, तो यहाँ समझ लेते हैं स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या का बात करें तो हीलियम सबसे छोटा हो जाएगा। उसका साइज याद कर लीजिए 31 पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, पिकोमीटर 31 पिकोमीटर। और दूसरा हीलियम के बाद जो इससे जस्ट बड़ा है, दूसरा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन 53 पिकोमीटर। सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या सीजियम 298 पिकोमीटर। देखिए सीजियम और फ्रांसियम में हम लोग बात किए थे ना कि टॉप से बॉटम आने पे बढ़ता है, तो सीजियम हुआ, फ्रांसियम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फ्रांसियम हो जाता है रेडियो एक्टिव, ये बार बार डीके करने लगता है, क्षय होने लगता है इसका, तो इसका परमाणु साइज सबसे बड़ा नहीं लेंगे। सीजियम का परमाणु आकार सबसे बड़ा लेंगे, सीजियम। तो देखिए, तो आपका 3 क्वेश्चन बन गया। सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या किसका हो गया? सीजियम का 298 पिकोमीटर। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए किसका होता है, सीजियम का। सबसे छोटा हीलियम और दूसरा सबसे छोटा हाइड्रोजन। अब देखिए कैटायन किसको बोलते हैं? जब परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या 2 इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कैटायन। कैटायन का आकार मूल परमाणु से छोटा होता है, यानी कि जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो छोटा हो जाएगा। क्यों? देखिए अगर सोडियम का बात करते हैं, सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सोडियम प्लस हो जाएगा, यानी कि ये धनायन हो गया, पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब देखिए सोडियम में हम जानते हैं परमाणु संख्या होता है 11, यानी कि इसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन बचा। यानी कि जब सोडियम का हम लोग बनाएंगे तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, नाभिक में 11 प्रोटॉन खींच रहा था। लेकिन अब क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन घट गया, यानी कि अब 11 प्रोटॉन को 10 ही इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो ज़्यादा ताकत से खींचेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि 11 आदमी को खींच रहा है तो साइज जो रहेगा, और 11 आदमी 10 ही आदमी को खींच रहा है तो साइज थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि 11 आदमी ज़्यादा ताकत लगाएगा 10 आदमी पे। समझे? अब मान लीजिए ना 121 रुपया है, आप 11 आदमी में बांटिएगा तो 11 रुपया सबको दीजिएगा। लेकिन 10 आदमी रहेगा तो कितना रुपया दीजिएगा? 12.1 रुपया। तो समझ रहे हैं, बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, ताकत ज़्यादा ताकत से खींचेगा। एल्यूमिनियम का बात करते हैं। एल्यूमिनियम में अगर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो समझिए 13 प्रोटॉन, इसमें 13 न्यूट्रॉन था, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है।
जब ही इसका 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 13 प्रोटॉन को अब 10 ही इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो ज़्यादा ताकत से खींचेगा, साइज हो जाएगा छोटा। अब एनायन का बात करें, यानी कि ऋणायन, नेगेटिव आयन, इसका आकार मूल आकार से बड़ा होता है। क्यों? मान लीजिए सोडियम है और सोडियम में 3 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, तो अब क्या हो जाएगा, नॉर्मल जो न्यूट्रल सोडियम था उसमें 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन था, तब ये एटम जो है न्यूट्रल था, लेकिन जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी कि 7 प्रोटॉन को अब 10 इलेक्ट्रॉन का खर्चा उठाना है। तो जब 7 प्रोटॉन पहले 7 ही इलेक्ट्रॉन खर्चा उठाता था तो आराम से चल रहा था, 10 इलेक्ट्रॉन का खर्चा उठाना पड़ेगा तो थोड़ा सा लूज हो जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा ढीला हो जाएगा, तो परमाणु आकार बढ़ जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन माइनस, तो क्लोरीन से बड़ा क्लोरीन माइनस होता है। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब 17 प्रोटॉन जो है 18 इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ेगा, पहले 17 को ही खींचता था, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो परमाणु का आकार थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसी तरह इसमें देख लीजिए, सब में 10 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Ne माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, Si4 प्लस। लेकिन इसमें प्रोटॉन 7 गो है, इसमें 8 गो है, इसमें 9 गो है, इसमें 10 गो है, 11, 12, 13, 14, यानी कि जितना प्रोटॉन बढ़ेगा उतना ही उसका साइज भी घटेगा। क्यों? क्योंकि 14 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो और जोर से अंदर खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो साइज हो जाएगा छोटा। यहाँ पे 7 प्रोटॉन खींच रहा है 10 इलेक्ट्रॉन, तो साइज हो जाएगा बड़ा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आयनन ऊर्जा। इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, आयनन विभव भी बोलते हैं। ये होता क्या है इसको समझिए। किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से, जो बाहरी कक्षा है उससे 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम का बात करते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, यानी कि इसमें 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसको सजा देते हैं 281, यानी कि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो क्या करेंगे, एनर्जी देंगे। एनर्जी दिए तो एनर्जी जैसे देंगे इसमें, तो क्या होगा, ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो सोडियम पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि अब इसको समझिए, ये जो एनर्जी लगा है इसी एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जब एक्सपेरिमेंट्स किया गया तो देखा गया आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जब साइज बढ़ेगा, जिसका साइज जितना छोटा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि छोटा साइज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा और बड़ा साइज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें क्या बोलते हैं एटॉमिक साइज में कि जब लेफ़्ट से राइट जाते हैं, लेफ़्ट से राइट जाने पे साइज घटता है, साइज घटेगा, तो साइज घटेगा लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी उसका जस्ट उल्टा होगा, बढ़ेगा। यानी कि पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, इनर्ट गैस का होता है, ग्रुप 18 का होता है, ठीक है। और ग्रुप में जब टॉप से बॉटम पर आएंगे, टॉप से बॉटम आने पे साइज बढ़ता था, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, उसका जस्ट उल्टा होगा, घटेगा, ठीक है। इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनन ऊर्जा किसका होता है, तो उसी का होगा जिसका साइज सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा साइज था हीलियम का, तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उसी का होगा। क्योंकि सबसे छोटा साइज का मतलब क्या है कि प्रोटॉन उसको बहुत स्ट्रांगली अपने सेंटर में पकड़ के रखा है। अब उस प्रोटॉन को स्ट्रांगली जो पकड़ा है उसको उससे छुड़ाने के लिए उसमें जो एनर्जी चाहिए वो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे छोटा साइज हीलियम का, इसलिए सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम का, और सबसे बड़ा साइज सीजियम का, इसलिए सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम का होता है। यानी कि सीजियम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी लगेगा, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा साइज। इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब सीजियम को सनलाइट में रखा जाता है, जैसे सीजियम को धूप में रखिएगा ना घर के बाहर, तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा मात्र से ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। यानी कि थोड़ा सा सनलाइट उसमें पड़ेगा सीजियम पे, तो तुरंत उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। यही कारण है कि सीजियम का प्रयोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किया जाता है, विद्युत जनरेट करने के लिए, ठीक है। नोट यहाँ सीजियम की जगह फ्रांसियम क्यों नहीं लिखें, क्योंकि फ्रांसियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियोधर्मी पदार्थ है, तथा इसे आयोनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। यह बिना आयोनाइजेशन एनर्जी के ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करते रहते हैं, क्योंकि रेडियोधर्मी पदार्थ हम लोग जानते हैं उनका डीके होता है, क्षय होता है।
ठीक है। और जब भी डीके होगा तो अल्फ़ा, बीटा और गामा रे निकलता है। अल्फ़ा रे को बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस, बीटा रे को ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और गामा रे तो जान ही रहे हैं। अब देखिए, पहला आयनाइजेशन एनर्जी जो है दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी से छोटा होता है, यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और ज़्यादा होगा। माने कि मतलब कि अगर आप किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो उसमें और एनर्जी लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए सोडियम का बात करते हैं और Na+ का बात करते हैं, तो सोडियम और Na+ में कौन बड़ा होगा? सोडियम बड़ा होगा। बताए थे, पहले बता चुके हैं, कैटायन छोटा होता है, कैटायन छोटा होता है, पहले बता चुके हैं। तो साइज इसका छोटा, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, इसका साइज बड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी कम, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लिया, ऐसे भी समझ सकते हैं, सोडियम में प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 है, ठीक है। और सोडियम प्लस में प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, यानी कि 11 प्रोटॉन को अब 10 ही इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो ज़्यादा स्ट्रांगली खींचेगा। इस स्ट्रांगली खींचने के अगेंस्ट में आपको एनर्जी देना है तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है सोडियम का, वो सोडियम प्लस यानी सोडियम आयन का आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये था हमारा आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब उसका जस्ट ऊर्जा उल्टा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते थे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते थे, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बोलते हैं। किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, यानी कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, ठीक है। पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, ठीक है। ये सेम है आयनाइजेशन एनर्जी के, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी जिस तरह चलता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी चलता है। क्यों? क्योंकि ना तो उसका साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी होगा साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि कोई अगर स्ट्रांग है, वो स्टेबल है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए पीरियड में लेफ्ट से राइट जाइएगा तो बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? इनर्ट गैस का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और ग्रुप में जब टॉप से बॉटम आइएगा तो घटेगा, टॉप से बॉटम आइएगा तो घटेगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन का होता है। अच्छा, आप हम लोग पढ़ें कि लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ेगा, तो इनर्ट गैस क्यों नहीं लिए? क्योंकि इनर्ट गैस के लिए आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव को नहीं लेना है, सिर्फ नेगेटिव को लेना है। क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है तो नेगेटिव वाले को लेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन और इनर्ट गैस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हम लोग को एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ता है। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि जो एनर्जी रिलीज होगा यानी कि बाहर निकलेगा, एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होना चाहिए। लेकिन जहाँ पॉजिटिव हो गया उसको हम लोग थोड़ी लेंगे, उसको लेंगे ही नहीं, क्योंकि भाई वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर ही नहीं पाएंगे, बाहर से एनर्जी देना पड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका हो जाएगा? क्लोरीन का। यानी कि ग्रुप 1 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे, 18 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 18 में पॉजिटिव हो जाता है एनर्जी, ठीक है। इसीलिए इसमें क्लोरीन लेंगे, फ्लोरीन मत ले लीजिएगा, फ्लोरीन नहीं होगा, क्लोरीन होगा, ये याद रखना है। और न्यूनतम इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सबसे कम वो सीजियम का होता है, यहाँ फ्रांसियम मत लिखिएगा, ये याद रखिए, एग्जाम में आपको फंसाता है। बहुत कोई सोचेगा लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए फ्लोरीन का, लेकिन क्लोरीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है इसका रीजन तो हमको नहीं पता, क्योंकि फ्लोरीन जो है शायद क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, वो पदार्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है जनरली, ठीक है। न्यूनतम इलेक्ट्रॉन बंधुता का बात करें तो वो सीजियम हो जाएगा, क्योंकि बहुत उसका साइज बड़ा होता है तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले सकता है, वो ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ के नहीं रखता है। फ्रांसियम नहीं लेंगे क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, तो सेम उसी तरह है जैसे उसमें था आयनाइजेशन एनर्जी में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी है। मेटेलिक कैरेक्टर का बात करें, अगर धात्विक गुण का बात करें तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे घटेगा। देखिए, मेटल हमेशा लेफ्ट तरफ होगा और नॉन मेटल राइट, तो मेटेलिक गुण लेफ्ट साइड में ज़्यादा रहेगा, राइट साइड में कम, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में ज़्यादा, राइट में कम। जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो कम होगा, इसीलिए घटेगा। और टॉप से बॉटम आएंगे तो बढ़ेगा,
उसका जस्ट देखिए, जो लेफ्ट से राइट होता है उसका जस्ट उल्टा टॉप से बॉटम होता है। अगर लेफ्ट से राइट जाने में घट रहा है तो टॉप से बॉटम जाने में बढ़ेगा, जस्ट उसका उल्टा ही होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो कोई एक याद रख लीजिए, या तो आप लेफ्ट से राइट याद रख लीजिए, तो टॉप से बॉटम याद रखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप याद हो जाएगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो आपको याद है कि एस ब्लॉक होता है लेफ्ट साइड में, मेटल होता है, और पी ब्लॉक होता है राइट साइड में, नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटल राइट साइड में होता है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का बात करेंगे तो जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ेगा, तो ग्रुप में घटेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे समझ सकते हैं कि साझे का इलेक्ट्रॉन यानी कि जो पार्टनरशिप वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मान लीजिए HCl बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है, पार्टनरशिप करता है। इसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, ठीक है। लेकिन इसमें क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा। और हाइड्रोजन से देखिए कितना दूर है, लेकिन क्लोरीन से सामने है। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से थोड़ा दूर रहेगा और क्लोरीन के थोड़ा नज़दीक रहेगा। इसलिए क्या हो जाता है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखता है, क्योंकि ये ताकतवर रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए इस पर डेल्टा नेगेटिव, हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन पे हल्का सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। इसीलिए HCl को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि ध्रुवीय अणु। पोलर का मतलब है कि उसमें थोड़ा सा चार्ज आ गया है, ठीक है। और जो भी पोलर होगा उसका एक डायपोल मोमेंट भी होगा, डायपोल मोमेंट भी होगा। ये फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, ठीक है। आगे H2O का बात करते हैं। H2O का V शेप होता है, या इसको बेंट शेप भी बोल देते हैं कभी कभी, बेंट शेप। जब हम हाइब्रिडेशन पढ़ाएंगे उस समय आपको शेप वगैरह के बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो H2O में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी होता है नॉन मेटल का। नॉन मेटल का जो भी नॉन मेटल होगा उसका खासियत होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी किया है इस हाइड्रोजन के साथ वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा रहेगा, उस तरह ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा रहेगा। इसीलिए ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, और दोनों हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए इसको भी हम लोग पोलर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ठीक है। आगे अधातु का नेचर क्या है, यानी कि नॉन मेटल का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना। यानी कि अधातु जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होगा। लेकिन धातु का बात करें, मेटल का बात करें, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, इसीलिए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। जैसे सोडियम का बात करते हैं, सोडियम क्या है, धातु है। सोडियम कभी भी बनाएगा तो क्या बनाएगा, केटायन। यानी कि कभी भी धातु क्या बनाएगा, केटायन बनाएगा, केटायन। और अधातु क्या बनाएगा, एनायन। यानी कि आपका धातु जो है वो धनायन बनाएगा, पॉजिटिव आयन, ठीक है। और अधातु नेगेटिव आयन यानी कि ऋणायन बनाएगा, ठीक है। ऋणायन बनाने वाले तत्व को ही इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, और धनायन बनाने वाले तत्व को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। और जो भी आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसको आप मेटल भी बोल सकते हैं। यानी कि जैसा मेटेलिक कैरेक्टर होगा वैसा ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी होगा, और जैसा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा वैसा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करें तो पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आधात्विक गुण बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा, और धात्विक गुण घटेगा इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटेगा। सेम समझिए, ये दोनों सेम होगा। अधात्विक गुण को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे और धात्विक गुण को ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलेंगे। तो अधात्विक गुण बढ़ता है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा, और धात्विक गुण मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटेगा। ग्रुप में आएंगे टॉप से बॉटम तो इसका जस्ट उल्टा होगा। धात्विक गुण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा, अधात्विक गुण घटेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नापने के लिए एक स्केल पे नापा जाता है जिसको बोलते हैं पॉलिंग स्केल। पॉलिंग, ये वही पॉलिंग है जिसको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसी पॉलिंग स्केल पर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नापते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है फ्लोरीन का, 3.98 के अराउंड होता है, या इसको लगभग 4 मान लेते हैं। 4 पॉलिंग सबसे ज़्यादा,
ऑक्सीजन का 3.5 के अराउंड होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्रांसियम, सर्वाधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीजियम, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? सीजियम। और सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम, ये जैसे मान लीजिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा होगा वही इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे कम होगा, उसका जस्ट उल्टा है। लेकिन यहाँ पे फ्रांसियम और सीजियम याद रखिएगा, दोनों में सीजियम मत मारिएगा, एक में फ्रांसियम आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले में, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्रांसियम, या यहाँ पे सीजियम भी मार सकते हैं। तो ये था आपका पीरियोडिक टेबल। तो मैंने जितना भी डिटेल में हो सकता था आपको कवर करा दिया है। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए क्षमा कीजिएगा थोड़ा वीडियो लेट से आती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि वीडियो आपका जल्दी आता रहे, ठीक है। और आप अपना तैयारी हमेशा चालू रखिएगा, मेरे वीडियो पे डिपेंडेंट रहिए, लेकिन साइड से आप करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते रहिए और अदर जीके जितना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते रहिए। साइंस कवर कराना मेरा काम है। आपके एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने से पहले मैं साइंस का कवर करवा दूँगा। चलिए इतना ही करते हैं, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, रेडी रहिएगा, तुरंत ही लाएंगे, जल्द लाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। धन्यवाद।